हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम लोग जनरल स्टडीज़ पेपर 1 जो मेंस का है उसमें से अप्रैल 2020 का इनसाइड का सिनॉप्सिस जो सिक्योर डॉक्यूमेंट है उसको डिस्कस करेंगे। उसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। इंडियन कल्चर का जो मेंस का सिलेबस है उसमें ये 3 क्वेश्चंस गिवन है और सबसे पहला क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा म्यूज़िक का जो टॉपिक है इंडियन आर्ट एंड कल्चर में जो हम लोग पढ़ते हैं उसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है और लैंग्वेज भी काफ़ी सिंपल है क्वेश्चन की। सबसे पहला पार्ट क्वेश्चन का ये बोलता है हमें क्लासिकल म्यूज़िक की इंडिया में हिस्ट्री बतानी है, उसका इवोल्यूशन बताना है, ठीक है। रूट्स एंड इवोल्यूशन के बारे में बात करनी है, मतलब हिस्ट्री के बारे में बात करनी है। और दूसरा फीचर है, दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का, हमें कार्नेटिक म्यूज़िक के बारे में कुछ फीचर्स बताने हैं, उसके डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स बताने हैं, ठीक है। तो पहले पार्ट में हमें क्लासिकल म्यूज़िक की वर्ड्स देख लेना, क्लासिकल म्यूज़िक की हिस्ट्री को बताना है। उसके बाद यहाँ पर कार्नेटिक म्यूज़िक लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर चेंज करके राइटर आपको हिंदुस्तानी म्यूज़िक के बारे में भी पूछ सकते थे, लेकिन फ़िलहाल क्वेश्चन की डिमांड जैसी है हमें उसको वैसे ही इंटरप्रेट करना पड़ेगा। सेकेंड पार्ट में हमें कार्नेटिक म्यूज़िक के बारे में बताना है। ये क्वेश्चन आपको 250 वर्ड्स में अटेम्प्ट करना है। ये क्वेश्चन लिया गया है नितिन सिंघानिया की जो आर्ट एंड कल्चर वाली बुक है वहाँ से। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले इस क्वेश्चन के बारे में कुछ बेसिक ज्ञान आपको देना ज़रूरी है। ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए देखो, लिखने को तो कोई कुछ भी लिख सकता है, लेकिन जिस तरीके से यूपीएससी इवॉल्व हो रहा है और कैंडिडेट्स की प्रिपरेशन भी इतनी बढ़ रही है, जानने के लिए इतना कुछ है, नॉलेज की कमी नहीं है, सीरियस एस्पिरेंट्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो ऐसे म्यूज़िक्स में ऐसे जो क्वेश्चन है म्यूज़िक से रिलेटेड जैसे ही हैं, ये क्वेश्चन दे रखा है क्लासिकल म्यूज़िक कर्नाटिक म्यूज़िक के बारे में, आपको ठोस इन्फॉर्मेशन, एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन का डेटाबेस आपके पास होना चाहिए कल्चर के इन क्वेश्चंस को लिखने के लिए। अब यूपीएससी आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि मेंस में आप इस तरीके के क्वेश्चंस, ये उनके लिए देखो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपको फ्रेम करना, वो क्योंकि आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं क्योंकि प्रीलिम्स में आप आर्ट एंड कल्चर की जो बुक्स होती हैं जैसे नितिन सिंघानिया या सीसीआरटी या 11th क्लास की जो आर्ट एंड कल्चर की बुक है, उसको क्योंकि जो कैंडिडेट्स होते हैं काफ़ी डिटेल में बढ़कर जाते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स के अंदर हिस्ट्री के कंपोनेंट के अंदर आर्ट एंड कल्चर की जो रेलेवेंस रही है हमेशा अच्छी खासी रही है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस अच्छे खासे रहे हैं। और क्योंकि म्यूज़िक का जो टॉपिक है, डांस हो गया, म्यूज़िक हो गया, पपेट्री हो गया, लैंग्वेजेस हो गई, इनको क्योंकि हम प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बढ़कर जाते हैं, तो उसी चैप्टर को ध्यान में रखते हुए मेंस में भी आप आंसर लिख सकते हो, ऐसा यूपीएससी हमसे एक्सपेक्ट कर सकता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, कीवर्ड चेंज हो सकते हैं फ्यूचर में कभी। इनसाइड में जैसे यहाँ पर इवोल्यूशन बता रखा है क्लासिकल म्यूज़िक का, और जैसा कि मैंने आपको बताया सेकंड पार्ट यहाँ पर कार्नाटिक म्यूज़िक है, तो यूपीएससी हमें हिंदुस्तानी म्यूज़िक दे सकता है। यूपीएससी इवन हमें ये भी पूछ सकता है कि व्हाट आर द की डिफरेंसेस बिटवीन कार्नेटिक म्यूज़िक एंड हिंदुस्तानी म्यूज़िक, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस पे जो कंटेंट होता है उसको पहले से रेडी रखना चाहिए हमें। इंट्रोडक्शन में राइटर म्यूज़िक के इंट्रोडक्शन को रिलेट करते हुए इंडिया की आइडेंटिटी से म्यूज़िक को रिलेट करते हैं। राइटर कहते हैं इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक ऐसी कंट्री जहाँ पर अलग अलग रिलीजन्स के लोग देखने को मिलते हैं, मतलब रिलीजियस डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है हमारी कंट्री के अंदर। ये इमेज देखो कितनी अच्छी है। इंडियन का कंपोनेंट का भी आपको डिस्क्राइब करना हो तो आप ऐसा एक डायग्राम बना सकते हो, ठीक है। तो खैर हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं। राइटर बोलते हैं इंडिया बीइंग द लार्जेस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड इज़ कंपोज्ड ऑफ डाइवर्स पीपल हु शेयर डाइवर्स फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस आइडेंटिटीज़। अलग अलग धर्मों के लोग हमारे देश में देखने को मिलते हैं जो एक साथ एक ही लैंड में रह रहे हैं, मतलब इंडिया की टेरिटरीज़ को शेयर करते हैं अलग अलग धर्मों के लोग। अलग अलग तरह की डाइवर्सिटीज़ हमें इंडिया में देखने को मिलती हैं और डिफरेंट कम्युनिटीज़ का अलग अलग कल्चर है, मतलब कल्चरल डाइवर्सिटी भी हमारे देश में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। इतनी कल्चरल डाइवर्सिटी, इतनी एथनिक डाइवर्सिटी और रिलीजियस डाइवर्सिटी वर्ल्ड की किसी और कंट्री के अंदर नहीं है। इसलिए राइटर इंडिया की आइडेंटिटी के ऊपर कमेंट करते हुए कहते हैं इंडिया इज़ द लार्जेस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। आगे बढ़ने से पहले क्योंकि आर्ट एंड कल्चर का हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो हम लोग एक बारी रिलीजन के बारे में तो आप जानते हो, अलग अलग धर्म, एथनिसिटी के बारे में और कल्चर के बारे में आप लोगों को मैं थोड़ा सा
इंट्रोडक्शन दे देता हूँ ये होता क्या है। एथनिसिटी या फिर एथनिक ग्रुप का मतलब ये होता है एक ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल जो सिमिलर हिस्ट्री को शेयर करते हो, जो एक सिमिलर बैकग्राउंड से आते हो, जिनका लैंग्वेज को लेकर, रिलीजन को लेकर, कस्टम्स को लेकर, ट्रेडिशंस को लेकर, फूड हैबिट्स को लेकर या किसी भी डाइवर्सिफाइड फॉर्म ऑफ कल्चर एक्सप्रेशन को लेकर एक कॉमन हिस्ट्री होती है। मतलब एथनिक ग्रुप्स जो होते हैं उनको कल्चरल ट्रेडिशंस के बेसिस पे डिफाइन करा जाता है। ये एक ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो एक कॉमन लैंड शेयर करते हैं। इनका एक हिस्ट्री होती है अगर ये किसी और कंट्री में रह भी रहे हैं तो, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इनकी हिस्ट्री के पीछे लैंग्वेज, कल्चर, नॉर्म्स, कस्टम्स जुड़े होते हैं जिसको वो सारे के सारे लोग फॉलो करते हैं। एक दूसरे से अलग हो सकते हैं बायोलॉजिकल एक्सप्रेशन में, बायोलॉजिकल ट्रेट्स में, एक दूसरे से दिखने में, कलर में अलग हो सकते हैं लोग, लेकिन एथनिसिटी का मतलब कल्चर से लेना देना होता है। तो एथनिसिटी के कंटेक्स्ट में आप सिंपल सी बात है कि ये समझ सकते हो, बायोलॉजिकल ट्रेट्स के बेसिस पे हो सकता है लोग एक दूसरे से अलग हो, अलग अलग रंग के हों, अलग अलग बायोलॉजिकल ट्रेट्स के हों, उनका फिज़िकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हो वो अलग हो, एक दूसरे से अलग दिखते हों। लेकिन ऐसे लोग जो एथनिक ग्रुप्स होते हैं वो एक ऐसे कैटेगरी ऑफ पीपल होते हैं जो कॉमन नेशनल और कल्चरल ट्रेडिशंस को शेयर करते हैं। कॉमन लैंग्वेज बोलते हैं, वो कॉमन लैंग्वेज समझते भी हैं। एक फूड हैबिट्स, कस्टम्स, ड्रेसिंग स्टाइल, मतलब सबको जो भी कल्चर का कंपोनेंट होता है, जब लोगों का कल्चरल कंपोनेंट से लेना देना होता है और कल्चर के बेसिस पे हम जब किसी को ग्रुप को डिफाइन करते हैं, एक ऐसा ग्रुप जो कॉमन लैंग्वेज शेयर करता हो, कभी कभार कॉमन रिलीजन शेयर करता हो, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी को शेयर करता हो, उन ग्रुप्स ऑफ पीपल को हम लोग बोलते हैं एथनिक ग्रुप्स। तो ये देखो, एथनिसिटी का सिंपल सा मीनिंग यही होता है, एक ऐसा सोशल ग्रुप जो कॉमन नेशनल या फिर कल्चर ट्रेडिशंस को शेयर करते हो या जिनका कॉमन नेशनल कल्चर ट्रेडिशन हो। एथनिसिटी के साथ आपको एक कंसेप्ट समझाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो पॉलिटिकल साइंस की बुक्स में हम लोग जनरली ये पढ़ते हैं, जब कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में जब ये लिखा होता है, नो पर्सन शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। तो एथनिसिटी के साथ कभी कभार ये टर्म जो है रेस, ये यूज़ करी जाती है। जनरली लोग इन दोनों टर्म्स को सिमिलर सा मानते हैं कि रेस भी वही होता है और एथनिसिटी भी वही होता है, लेकिन जो सोशियोलॉजिस्ट होते हैं, सोशलॉजिकल एक्सपर्ट्स जो होते हैं, वो इन दोनों टर्म्स में हमें डिफरेंस समझाते हैं। कल्चर को स्टडी करने वाले लोग बताते हैं रेस कुछ अलग चीज़ होती है, एथनिसिटी कुछ एक अलग चीज़ होती है। तो हम एक बारी इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस जान लेते हैं, इम्पॉर्टेंट है। ध्यान से सुनना आप इस डिफरेंस को। ऐसे क्वेश्चंस कभी कभार आपके नॉलेज बेस को चेक करने के लिए या फिर जर्नल एबिलिटीज़ को चेक करने के लिए इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं कि क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरीके के वर्ड्स मेंशन है, तो यूपीएससी का बोर्ड आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आपको इन सारे वर्ड्स का एग्जैक्ट मीनिंग पता होना चाहिए। सबसे बात जब भी रेस की होती है तो हम लोग जब बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ मेंबर्स जो हैं सोसाइटी में वो एक रेस से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग उनके स्पेसिफिक फ़िज़िकल ट्रेट्स की बात कर रहे होते हैं। उस ग्रुप के फ़िज़िकल ट्रेट्स के बारे में बात करी जा रही होती है। ये ट्रेट्स बायोलॉजिकल या जीन से रिलेटेड ट्रेट्स होते हैं। जैसे जब आप पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को उनके स्किन कलर के हिसाब से डिफ़ाइन करते हो या शेप के, फेस के स्ट्रक्चर के बेसिस पे डिफ़ाइन करते हो, तब हम जनरली रेशियल ग्रुप्स की बात कर रहे होते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, बात जब एथनिसिटी की हो रही होती है तब हम लोग ग्रुप ऑफ पीपल को नेशनैलिटी और कल्चर ट्रेडिशंस के बेसिस पे डिफ़ाइन करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, जो लोग सेम एथनिक ग्रुप से बिलोंग करते हैं वो ग्रुप जनरली कल्चर, हिस्ट्री, रिलीजन, लैंग्वेज को शेयर करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक सा डिफरेंस है रेस और एथनिसिटी के बीच में। तो एग्जांपल के तौर पे ये देखो, अगर हम लोगों का स्किन कलर सिमिलर सा है, आपका और मेरा स्किन कलर अगर सिमिलर सा है, तो हम लोग समझ सकते हैं कि हम लोग एक ही रेस के लोग हैं। लेकिन
अगर हम लोग एक कंट्री में रहते हैं, सिमिलर सी कंट्री में, जिस कंट्री में आप रह रहे हो, जिस कंट्री में मैं रह रहा हूँ, या कोई और पर्सन रह रहे हैं, और उन सारे लोगों जो उस कंट्री में रह रहे हैं, उन सारे लोगों का जो ट्रेडिशंस है वो सिमिलर है, जो वो लैंग्वेज बोलते हैं वो सेम है, तो उस केस में हम लोग कह सकते हैं कि सिमिलर ट्रेडिशंस और सिमिलर लैंग्वेज के बेसिस पे जब लोगों को कैटेगराइज करा जाता है तो वो सिमिलर एथनिक ग्रुप के लोग होते हैं। लेकिन जब बायोलॉजिकल बेसिस पे, जैसे कलर के बेसिस पे डिफाइन करा जाता है, तो वो लोग सिमिलर रेस के लोग होते हैं। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, नो पर्सन शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। क्योंकि रेस का मतलब है कलर के बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ सेक्स और रेस इज अनलॉफुल, और ये अनलॉफुल हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। तो अगर आप इस इमेज को देखो तो रेशियल डिफरेंस क्या होगा लोगों के बीच में, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन अनलॉफुल बताता है कि लोगों को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए रेसेस के बेसिस पे। किसी पर्सन को अगर आप बोल रहे हो ब्लैक कलर स्किन देखकर कि ये अफ्रीकन है, ये पर्सन बहुत गोरा है, ये यूरोपियन है, ये अमेरिकन है, ये इंडियन है, तो ये एक रेशियल डिफरेंस हो गया। आप कलर के बेसिस पे, कलर एक पैरामीटर होता है, ठीक है, जैसे आइज़ के बेसिस पे, स्किन कलर के बेसिस पे, फेस के कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे जब आप लोगों को मतलब बायोलॉजिकली या फिर जीन्स के हिसाब से जब आप डिफ्रेंशिएट करते हो, उनको अलग अलग कैटेगरीज में डालते हो कि पर्सन वो अफ्रीकन है, इंडियन है, अमेरिकन है, यूरोपियन है, ठीक है, नीग्रो है, जैसे ये डेरोगेटरी टर्म होती है नीग्रो, ठीक है, नीग्रो टर्म को यूज़ करना एक डेरोगेटरी रिमार्क माना जाता है ब्लैक्स के खिलाफ, कि आप ब्लैक्स को बुरा फील करवाना चाह रहे हो, उनको रेशली इन्फीरियर दिखा रहे हो आप, ठीक है। तो अब वो जिस कंट्री से हैं, गॉड ने जैसा बनाया वो बनाया, और वैसे ये जो डिफरेंस होता है ना स्किन कलर का, ये मेलाटोनिन की वजह से होता है। जोग्राफिकली जिस हम टेरिटरी में रहते हैं, जिस भी कंट्री के, जब वर्ल्ड के जिस भी रीजन में हमारी जो कंट्री लोकेटेड होती है, सर्दी और गर्मी के हिसाब से हम लोग नेचर की तरफ अडेप्ट कर जाते हैं। तो नेचर हमें ये स्किन कलर प्रोवाइड करती है, अपनी मर्जी से थोड़ी ना चुनकर आए हैं कि गॉड ने हमसे पूछा था कि आपको कौन सा स्किन कलर चाहिए। तो इस तरीके का जो डिस्क्रिमिनेशन वाला बिहेवियर होता है, जब वो स्किन कलर के बेसिस पे, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे करा जाता है, तो वो एक तरीके से उसको हम लोग कहते हैं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन अगर सिमिलर एग्जांपल लेके, इसी पिक्चर को लेके हमें एथनिक ग्रुप को डिफाइन करना है, तो क्या होगा, अगर ये सारे लोग मान लो इंडिया के लोग हैं, ठीक है, ये सारे इंडियंस हैं जो सिमिलर ट्रेडिशंस, कस्टम्स, लैंग्वेज, फूड हैबिट्स, ड्रेसिंग स्टाइल वगैरह को शेयर करते हैं, तो हम कह सकते हैं ये एथनिक ग्रुप्स के लोग हैं सारे, ठीक है। जैसे मान लो, एक मिनट इसको इरेज करते हैं, मान लो ये सारे लोग हैं, ये क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, कितने पर्सन हो गए, 1 2 3 4 5 6, ये 6 लोग जो हैं वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। तो रिलीजन के बेसिस पे, रिलीजन भी एक तरीके से कल्चर ट्रेडिशन है, तो जब सारे लोग एक सिमिलर कंट्री के सिमिलर रिलीजन को फॉलो करते हैं, रिलीजन तो हमने सिर्फ एक पैरामीटर लिया, ये सारे लोग क्रिश्चियनिटी रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं इंडिया में रहते हुए, तो हम लोग कह सकते हैं इंडिया में इस क्रिश्चियनिटी रिलीजन को फॉलो करने वाला ये एक तरीके से एथनिक ग्रुप है, ठीक है। और रेशियल ग्रुप क्या होगा, जब कलर के बेसिस पे हम लोग बोलेंगे। तो ये डिफरेंस हमने देखा एथनिसिटी और रेस के बीच में। अब हम लोग समझते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट, जिसका नाम है कल्चर। कल्चर को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? कल्चर देखो, एक वन पर्टिकुलर सिमिलर वे में डिफाइन नहीं करा जा सकता। क्यों? क्योंकि कल्चर एक अम्ब्रेला टर्म है। कल्चर एक ब्रॉड पैरामीटर है जिसमें बहुत सारी डायमेंशंस एक साथ आती हैं। उन डायमेंशंस का एक जगह पर एक साथ आना, वो मिलाकर बनता है कल्चर, ठीक है। तो कल्चर कोई एक चीज़ नहीं है कि आप ये कह दो ये चीज़ है ABC, दिस इज़ कल्चर। कल्चर एक ब्रॉड पैरामीटर होता है जिसका ABC सिर्फ एक पार्ट होता है। क्या मतलब इस बात का? इंडिविजुअल्स जो ह्यूमन सोसाइटीज़ का पार्ट होते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल्स जो ह्यूमन सोसाइटी का पार्ट होते हैं, जैसे हम लोग हैं, हमारी एक आसपास अपनी सोसाइटी है। अब जिस सोसाइटी में हम लोग रहते हैं तो वो हमारा कल्चर होता है, ठीक है। लेकिन ये कल्चर होता क्या है, बात यही है, यही तो हमें समझना है ना, कि अगर हम लोग ह्यूमन सोसाइटी के पार्ट हैं और उस सोसाइटी में एक पर्टिकुलर वे का कल्चर हम लोग कह रहे हैं कि हमारे कल्चर है, तो इस बात का मतलब क्या है? इस बात का ये मतलब है इंडिविजुअल जिस भी ह्यूमन सोसाइटी का पार्ट है, उस ह्यूमन सोसाइटी में कुछ सोशल बिहेवियर के नॉर्म्स होते हैं, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं इंडिविजुअल्स को जो फॉलो करने होते हैं अपने सोशल बिहेवियर को रेगुलेट करते हुए। अब
वो जो ग्रुप्स हैं, वो जो इंडिविजुअल्स हैं जो सोसाइटी का पार्ट हैं, उनका कोई नॉलेज बेस होगा, कुछ उनकी बिलीव्स होंगी, कुछ उनकी आर्ट प्रैक्टिसेस होंगी, किसी तरह के कानूनों को वहाँ पे फॉलो करा जाएगा, कुछ उनके कस्टम्स होंगे, ट्रेडिशंस होंगे, कुछ वहाँ पर इंडिविजुअल्स के रहने वाले की कैपेबिलिटीज़ होंगी, टैलेंट्स होंगी, और उन इंडिविजुअल्स की कुछ हैबिट्स भी होंगी। इन सारी बातों को मिलाकर वो उस सोसाइटी का कल्चर है। समझ गए आप? जैसे ये एक सोसाइटी है, हम लोग कह रहे हैं ये हमारी सोसाइटी होती है, हमारे आसपास जो होती है हमारी सोसाइटी है। सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनके अकॉर्डिंग हमें बिहेव करना पड़ता है, अदरवाइज़ वी विल बी सोशली बॉयकॉटेड, या फिर हमें एक बुरी नज़र से सोसाइटी में देखा जाएगा, या सोसाइटी हमें उतनी एक्सेप्टेंस नहीं देगी। तो नॉर्म्स सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है। फिर उस सोसाइटी में रहने के बाद हमारे कुछ नॉलेज, बिलीफ सिस्टम, आर्ट, लॉज, कस्टम्स, कैपेबिलिटीज़, हैबिट्स डेवलप होती हैं जो टाइम टू टाइम हम लोग सीखते हैं, और यही हैबिट्स, यही सोशल कस्टम्स हम लोग आने वाली अपनी जनरेशन्स में पास करते हैं। तो ये जब सारी चीज़ें एक साथ एक पर्टिकुलर टाइम पे आती हैं, तब वो मिलाकर क्या बनता है? उस सोसाइटी का कल्चर। ठीक है, तो कल्चर एक अम्ब्रेला टर्म है जो एक टर्म से नहीं बना होता, इसमें वेरियस मल्टीपल डायमेंशंस एक साथ आते हैं एक पर्टिकुलर सोसाइटी के अंदर, जो मेंबर्स को रेगुलेट करने का काम करते हैं। मेंबर्स की कुछ इनके साथ लॉस, बिलीफ सिस्टम, हैबिट्स, कैपेबिलिटीज़, सोशल बिहेवियर, नॉर्म्स जुड़े होते हैं। तो इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं कल्चर। तो ये हैं वो सारे पैरामीटर्स जिसको हम लोग कहते हैं कल्चर व्हील। मतलब आप अपने कल्चर को इन सारे पैरामीटर्स के बेसिस पे डिफाइन कर सकते हो, जैसे लैंग्वेज, ट्रेडिशंस एंड रिचुअल्स, टेक्निक्स एंड स्किल्स, टूल्स एंड ऑब्जेक्ट्स, आर्ट। ये हमारे क्वेश्चन का मेन देखो थीम है। आर्ट भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कल्चर का, इसलिए जनरली हम लोग कभी कभार साथ में टर्म यूज़ करते हैं, आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, कल्चर में आर्ट एक एक्सप्रेशन का काम होता है। आर्ट के थ्रू कल्चर को एक्सप्रेस करा जाता है, ऐसा कई लोग मानते हैं। ठीक है, मतलब आर्ट के थ्रू आप अपने कल्चर को एक्सप्रेस कर सकते हो। एग्जाम्पल क्या जैसे इसका, मान लो कोई मुस्लिम सोसाइटी है और उस सोसाइटी में एक मॉस्क का, मस्जिद का डिज़ाइन बिल्ड करा जाता है अलग तरीके से। ठीक है, तो अब ये जो मॉस्क है, जो मस्जिद बनाया जा रहा है, ये क्या हुआ? ये एक आर्किटेक्चर हुआ। आर्किटेक्चर एक आर्ट फॉर्म होती है। ठीक है, उनका कल्चर क्या है? मुस्लिम कल्चर। तो मुस्लिम हिसाब से जिस तरीके की मॉस्क की बिल्डिंग डिज़ाइन होनी चाहिए, वही तो हुआ ना उनका कल्चर, है ना। तो देखो, आर्ट जैसे मॉस्क बनाया, वो एक आर्ट है। ये किसके कल्चर को एक्सप्रेस कर रहा है? ये मॉस्क एक्सप्रेस कर रहा है मुस्लिम्स के कल्चर को। ठीक है, तो हम लोग आर्ट और कल्चर को लिंक करते हुए बाद में देखेंगे काफ़ी सारे क्वेश्चंस। ठीक है, नितिन सिंघानिया की जब हम बुक करेंगे, और थर्ड एडिशन जो इसका आया है काफ़ी अच्छा है, मैंने पढ़ के देखा है इसको पर्सनली, तो काफ़ी नई चीज़ें इसके अंदर ऐड है। तो इसका एक बारी PDF एडिशन आने दो, फिर हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो खैर हम लोग बात कर रहे थे फूड हैबिट्स, आर्ट्स, वैल्यूज़, ये सारे के सारे कंपोनेंट होते हैं जिसके बेसिस पे हम लोग कल्चर को डिफाइन करे जाते हैं, और इसी को हम लोग कहते हैं कल्चर व्हील। मतलब ये सारी चीज़ें अगर एक साथ हो तभी एक कल्चर इमर्ज होकर आ सकता है। कल्चर किसी एक चीज़ से नहीं बनता, डिफरेंट चीज़ों का, डिफरेंट डायमेंशंस का एक जगह पर आना एक कल्चर को बर्थ देता है। तो हमने अभी तक क्या डिस्कस करा? हमने देखा इंडिया लार्जेस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री है। ठीक है, हमने उसके बाद देखा किस चीज़ में इंडिया सेकुलर है, क्योंकि इंडिया में डाइवर्सिटी फॉलो होती है, रिलीजन की टर्म में, एथनिसिटी की टर्म्स में, और कल्चर की टर्म में। इसी के साथ हमने एथनिसिटी का मतलब और कल्चर वर्ड का मतलब जाना। ठीक है, उसके बाद हमारे टेक्स्ट में लिखा हुआ है इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होने के कारण, जैसे हमने देखा ये जो रिलीजियस डाइवर्सिटी, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, कल्चर के बेसिस पे डाइवर्सिटी, इंडिया इतनी डाइवर्सिटीफाइड कंट्री होने की वजह से यहाँ पर ये जो लोग मिलते हैं, और इन लोगों का कुछ जो आर्ट फॉर्म है, और स्पेशली म्यूज़िक जो है, म्यूज़िक में और आर्ट फॉर्म्स में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी इंडिया में इसलिए देखने को मिलती है क्योंकि लोगों के बीच में इतनी डाइवर्सिटी है। तो समझ गए, राइटर ये कहते हैं क्योंकि लोगों के बीच में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, तो हर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों का एक खुद का म्यूज़िक का एक टेस्ट होता है, आर्ट का एक टेस्ट होता है, कल्चर का एक टेस्ट होता है। तो इसलिए क्योंकि हमारा जो थीम है, हमें डिस्क्राइब म्यूज़िक के टर्म्स में इस क्वेश्चन को करना है, तो राइटर हमें ये बोलते हैं लोगों के अंदर इतनी डाइवर्सिटी है, इसलिए म्यूज़िक के अंदर इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी है।
अलग अलग कल्चर के लोग, अलग अलग सोसाइटी के लोग इंडिया में एक साथ आते हैं और डिफरेंट तरीके के जो म्यूज़िक हैं इंडिया में जो फॉलो करे जाते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। क्लासिकल म्यूज़िक, हिंदुस्तानी म्यूज़िक, फोक म्यूज़िक, जो लोकल म्यूज़िक होते हैं। तो वेरियस म्यूज़िक एंड म्यूज़िकल स्टाइल्स हमें इंडिया में देखने को मिलते हैं, क्योंकि इंडिया इतनी डाइवर्सिफाइड कंट्री है। हर एक पर्टिकुलर सोसाइटी के लोगों का, कल्चर के लोगों का म्यूज़िक को लेकर जो टेस्ट है, उनका जो ओरिएंटेशन है, वो सबका अलग है। कल्चर तो हमने देख लिया था कि कल्चर का क्या मतलब होता है। आर्ट का मीनिंग भी आप एक बार ही देख लो, ठीक है। अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है और आपसे इंटरव्यू में पूछ लें कि आर्ट का आप मीनिंग बताओ, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलना आर्ट एक एक्सप्रेशन होता है या एक एप्लीकेशन होता है जिसकी वजह से ह्यूमंस की जो क्रिएटिव स्किल्स होती हैं या ह्यूमन बीइंग्स की जो इमेजिनेशन होती है वो या तो एक्सप्रेस होती हैं या अप्लाई होती हैं, ठीक है। तो जिस भी प्रोसेस से आप अपने क्रिएटिविटी स्किल्स को या इमेजिनेशन पावर को या तो एक्सप्रेस करते हो या वेरियस फील्ड्स में अप्लाई करते हो, उस चीज़ को कहते हैं हम लोग आर्ट। आर्ट जर्नली जो टर्म है वो रिलेट विजुअल फॉर्म से करी जाती है। जर्नली मतलब ज़्यादातर लोग ऐसा समझते हैं कि आर्ट सिर्फ पेंटिंग और स्कल्पचर से रिलेटेड होता है, ठीक है। आप कोई पेंटिंग बनाओ या कोई आपने एक मॉडल बनाया, मतलब जैसे एक मूर्ति बनाई है, स्कल्पचर कोई बनाया है, कोई डिज़ाइन आपने बनाया है टेराकोटा के फिगर से मान लो, तो जनरली ऐसा लोग समझते हैं कि पेंटिंग और स्कल्पचर ही आर्ट होता है। लेकिन आर्ट की डेफिनेशन को एक्सपेंड करते हुए आर्ट वेरियस ब्रांचेस से बना होता है। एक ऐसी ब्रांचेस, डाइवर्स फॉर्म्स की ब्रांचेस, जिसमें ह्यूमन क्रिएटिविटीज़, एक्टिविटीज़ अलग अलग लेवल पे एक्सप्रेस होती है। तो पेंटिंग भी एक आर्ट फॉर्म है, म्यूज़िक भी एक आर्ट फॉर्म है, लिटरेचर भी एक आर्ट फॉर्म है, डांस भी एक आर्ट फॉर्म है, और पेंटिंग और स्कल्पचर तो है ही, ठीक है। तो मतलब स्कल्पचर हो, चाहे वो पेंटिंग हो, म्यूज़िक हो, लिटरेचर हो, डांस हो, ये सारे आर्ट फॉर्म्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट में राइटर हमसे बोलते हैं हिस्टोरिकल रेलेवेंस इंडिया में म्यूज़िक को लेकर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब इंडिया की म्यूज़िक के मामले में, संगीत के मामले में जो इतिहास में जो रेलेवेंस है, जितनी इम्पोर्टेंस है हिस्टोरिकल रेलेवेंस म्यूज़िक को लेकर, तो म्यूज़िक कोई नई चीज़ नहीं है। एंशियंट टाइम से ही बहुत सारे स्क्रिप्ट्स में, वेदास में म्यूज़िक के बारे में कुछ ना कुछ दे रखा है, कुछ रिदम्स दे रखी हैं। संगीतों के बारे में, सॉन्ग्स के बारे में वेदास में, एंशियंट टेक्स्ट में बता रखा है। तो म्यूज़िक कोई नई चीज़ नहीं है, राइटर हमें बोलते हैं। हिस्टोरिकल रेलेवेंस शुरू से ही इंडिया में म्यूज़िक को लेकर बहुत ही ज़्यादा रही है। तो मतलब प्रेजेंट टाइम में, कंटेम्प्रेरी एरा में जिस तरीके से म्यूज़िक इंडिया में इवॉल्व होता हुआ आया है, फिर चाहे वो फोक म्यूज़िक हो, क्लासिकल म्यूज़िक हो, हिंदुस्तानी म्यूज़िक हो, या डिफरेंट तरह का जो म्यूज़िक हो, वो एक क्वांटिटी जो इसकी मेंटेन रही है, एक म्यूज़िक का जो ट्रेडिशन मेंटेन रहा है, ये हमने अपने हिस्टोरिकल इंडिया से बोरो करा है। मतलब क्योंकि एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में म्यूज़िक की इतनी ज़्यादा रेलेवेंस थी और पास्ट में बहुत सारे लोगों ने म्यूज़िक को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, जिसको आने वाले जनरेशन ने कंटिन्यू करा। तो आज उसी म्यूज़िक की हो सकता है फॉर्म या फिर वैरायटी थोड़ी सी चेंज हो गई हो, लेकिन म्यूज़िक एज अ ट्रेडिशन हमारे पास्ट से इमर्ज होकर आया है, जो कि प्रेजेंट तक कंटिन्यू होते हुए आया है। सिर्फ उसकी फॉर्म या थोड़ी सी हो सकता है डाइवर्सिफिकेशन हो गई हो, एक्सपेंड हो गया हो वो, क्योंकि जैसे जैसे नई नई जनरेशन आई, टाइम बीता, तो म्यूज़िक में नई नई वैरायटी, नए नए फ्लेवर, नए नए टोन, नए नए इंस्ट्रूमेंट्स, ये सब तो बनने लगे। लेकिन एज सच ब्रॉड कैटेगरी अगर हम लोग देखें कि म्यूज़िक एज अ म्यूज़िक, उसकी हिस्टोरिकल रेलेवेंस है इंडिया के पास्ट में, क्योंकि वेरियस स्क्रिप्ट्स में फॉर एग्जांपल वेदास में म्यूज़िक के बारे में गिवन है। देखो इंट्रोडक्शन में इनसाइट्स की तरफ से जो इंस्ट्रक्शन दी गई है, उसमें ये बोलते हैं कि हम लोग म्यूज़िक को भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो अगर आपको प्रॉब्लम आ रही हो इस तरीके का, अगर आप कुछ लिख ना पाओ और अगर आप ब्लैंक हो जाओ, तो कीवर्ड जैसे दे रखा होता है, क्लासिकल म्यूज़िक के बारे में दे रखा होगा, तो आप म्यूज़िक बता दो, ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बता सकते हो, एक लाइन ही ऐड हो जाएगी। और क्योंकि क्वेश्चन ही उसी के अकॉर्डिंग, तो आप ऐसा मत समझना कि आप फील्ड से बाहर जा रहे हो, आप ट्रैक को तोड़ रहे हो आंसर का।
मतलब ये भी बात ठीक है कि वी शुड डायरेक्टली हिट द बुल्स आए, फालतू की बातें इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन क्योंकि यहाँ पर म्यूज़िक के बारे में बता रखा है तो म्यूज़िक को तो देखो पेपर में बहुत कम लोग डिफाइन करेंगे, क्योंकि एक तो उन्हें पता भी नहीं होगा या अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि हम लोग म्यूज़िक को कैसे डिफाइन करें। देखो म्यूज़िक को एक पर्टिकुलर वे में डिफाइन नहीं करा जा सकता, कोई उसकी डेफिनेशन नहीं है, लेकिन डिस्कशन के बेसिस पे एक जो इसकी डेफिनेशन बन सकती है और जो जनरली मैंने रीड कर रखी है वो ये कहती है डेफिनेशन। अभी हमने देखा म्यूज़िक एक तरीके का एक आर्ट फॉर्म है ना, म्यूज़िक एक तरीके की आर्ट है, एक कला है। तो आप ऐसा करके लिख सकते हो, म्यूज़िक इज़ एन आर्ट फॉर्म थ्रू विच पीपल एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स एंड इमोशंस। लोग इससे, म्यूज़िक से, एक ऐसे आर्ट फॉर्म से अपने इमोशंस को और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। और म्यूज़िक हमारी लाइफ में, फिर आप एक उसी लाइन को कंटिन्यू करते हो, आप ये बता सकते हो कि म्यूज़िक हमारी लाइफ में एक बहुत ही ज़्यादा ग्रेट रेलेवेंस होल्ड करके रखता है। म्यूज़िक हमारी लाइफ में एंटरटेनमेंट का काम करता है, स्ट्रेस को रिलीव करने का काम करता है, हमारे इमोशंस को और हमारी फीलिंग्स को फुलेस्ट हाईएस्ट पोटेंशियल पर एक्सप्रेस करने का काम करता है म्यूज़िक। ठीक है, म्यूज़िक आप ये भी बता सकते हो कि म्यूज़िक एक ऐसी आर्ट फॉर्म है जिससे फीलिंग्स और इमोशंस एक्सप्रेस होती हैं। तो कई लोग इनको गाकर थ्रू सिंगिंग एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, या कई लोग इसके लिए जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको यूज़ करते हैं। ठीक है, सिंगिंग के थ्रू या तो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू जो म्यूज़िक है वो एक्सप्रेस करा जाता है। इट इज़ अ सोर्स ऑफ रिलीविंग वन सेल्फ फ्रॉम स्ट्रेस एंड इट इज़ ऑल्सो सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। फिर आप थोड़ा सा बता सकते हो कि जो म्यूज़िक है उसकी एक हिस्टोरिकल रेलेवेंस है, एक प्रथा चली आ रही है, हमारे पुराने वेदास वगैरह में म्यूज़िक के बारे में लिखा हुआ है जिसको आज की जनरेशन फॉलो करती हुई आ रही है। म्यूज़िक के अंदर थोड़ा डाइवर्सिफाइड फॉर्म आ गया है, कुछ नए नए तरह के म्यूज़िक्स आ गए हैं। तो ये हमारा एक इंट्रोडक्शन बन जाएगा म्यूज़िक के बारे में बताने का। ठीक है, फिर आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो कि ये वाला जो पॉइंट था ना, डेमोक्रेसी से, सेकुलरिज्म से, डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा इंडिया में, इसलिए म्यूज़िक के अंदर भी डाइवर्सिटी आ गई है। और ये जो डाइवर्सिटी है एंशिएंट पास्ट से लेकर कंटेम्प्रेरी टाइम तक बढ़ती हुई आई है, इसलिए म्यूज़िक की भी जो डाइवर्सिटी है वो भी बढ़ती हुई आई है। तो इस तरह की बातें आप लिख सकते हो। इंट्रोडक्शन में देखो ऐसा कुछ नहीं है, जनरली क्लासिकल म्यूज़िक के बारे में क्योंकि हमें बताना है, जो इंट्रोडक्शन तो ऐसा आप कुछ भी लिख सकते हो। आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से इंट्रोडक्शन कोई एक फिक्स नहीं होता। ठीक है, मतलब एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद तो कोई ठंडे दिमाग से बैठकर सोचे कि ये इंट्रोडक्शन होना चाहिए, चलो वो तो कोई भी मतलब क्या कहते हैं डिस्कस कर लेगा, कोई भी लिख लेगा। आप अगर एग्ज़ाम देकर आए हो, मैं एग्ज़ाम देकर आया हूँ, एग्जामिनेशन हॉल में सिचुएशन बहुत अलग होती हैं। घर आके अगर उसी आंसर को आराम से सोचने का टाइम मिले, एक दिन मिले, तो हमसे बढ़िया कोई आंसर नहीं लिख सकता फिर तो। ठीक है, तो लेकिन एक 8 मिनट के हिसाब से जो हमें आंसर लिखना है तो उसमें हमें वर्ड्स की जो स्पेसिफिसिटी है कि हम कैसे वर्ड्स को चूज़ करेंगे, मैंने आपको बताया था ज़्यादा बात कहनी चाहिए आपको कम वर्ड्स में। तो चॉइस ऑफ वर्ड्स बहुत ज़रूरी है, वोकैबुलरी आपकी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया म्यूज़िक का इंट्रोडक्शन। उसके बाद अगर आप देखो तो हमारे क्वेश्चन की मेन थीम क्या है, हमें इवोल्यूशन बताना है कि इंडिया में क्लासिकल म्यूज़िक किस तरीके से इवॉल्व हुआ। तो इवोल्यूशन में आप एक चीज़ याद रखना कि जब भी हम लोग इवोल्यूशन या फिर ओरिजिन की बात करते हैं तो हमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में हमेशा बताना होता है। तो सबसे पहला पॉइंट राइटर जो हमसे बोलते हैं वो ये बोलते हैं, इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक को अगर हमें ट्रेस करना है, उसका रूट्स जानना है, तो हमें रिलीजियस प्रैक्टिसेस को, रिलीजियस ऑब्जर्वेंसेस का मतलब होता है रिलीजियस प्रैक्टिसेस, हमें रिलीजियस प्रैक्टिसेस को देखना चाहिए आर्यंस की, जो इंडिया में आज से लगभग 3000 साल पहले आए थे। और यहाँ पर जो लोकल पॉपुलेशन रहती थी जिसको हम लोग द्रविडियन पॉपुलेशन बोलते थे। आज के टाइम में द्रविडियन पॉपुलेशन कौन सी है, इंडिया में जो सदर्न पार्ट में रहती है, साउथ इंडिया में जो आपको पॉपुलेशन मिलती है उसको हम लोग द्रविडियन पॉपुलेशन कहते हैं। लेकिन आर्यंस के आने से पहले जो लोकल पॉपुलेशन थी वो द्रविडियंस थी, मतलब हिंदुस्तान वॉज अ लैंड ऑफ द्रविडियन पीपल, जिनको आर्यंस के आने के बाद साउथवर्ड इंडिया में जाना पड़ा। तो दो चीज़ें यहाँ से समझने वाली हैं पहले पॉइंट से। एक तो थोड़ी सी बात हम पहले आर्यंस के बारे में करेंगे, फिर हम द्रविडियन पीपल के बारे में समझेंगे, ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर ये जानना। तो हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक्स में आपने कई बार ये वर्ड सुना होगा आर्यंस। कौन होते हैं आर्यंस, कहाँ से ये लोग आए थे। इवन जो आप माइथिकल
स्टोरीज़ या फिर सीरियल्स अगर आप पढ़ते हो, मिथिकल बुक्स अगर आपने कुछ पढ़ी हैं, फॉर एग्जांपल महाभारत, तो महाभारत में भी जिस लीनेज फैमिली डायनेस्टी के बारे में बताया गया है, तो ऐसा अज्यूम करा जाता है देवर ऑल्सो आर्यंस। तो हमें पहले जानना होगा कि आर्यंस थे कौन और ये कहाँ से आए थे। बिल्कुल बेसिक तरीके से हम लोग बात करते हैं आर्यंस के बारे में। आर्यन, सबसे पहले तो आप ये याद रखना, ये एक इंग्लिश टर्म है और इसका ओरिजिन हुआ है संस्कृत टर्म से आर्या। ठीक है, मतलब अगर आर्यन जो टर्म है वो आर्या टर्म से आई है। आर्या टर्म संस्कृत टर्म है और उसी संस्कृत टर्म से डिराइव करा गया है इस वर्ड को, जिसको हम लोग कहते हैं आर्यन। आर्यन जो टर्म है ना, वो एक सेल्फ डेजिग्नेटेड टर्म है, मतलब कुछ ग्रुप ऑफ पीपल ने अपने आप को आर्यन कहना ठीक समझा और उन्होंने खुद को, अपने आप को टाइटल दिया आर्यन कहने का। ठीक है, तो वो कौन थे पीपल? उन लोगों का नाम था वैदिक इंडियन पीपल, जो इंडिया में 1500 BCE के आसपास आए थे माइग्रेट करके, और फिर वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सेटल हो गए थे। ये इसका भी मैं थोड़ा सा भी आपको बैकग्राउंड बताता हूँ। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है, ये वैदिक इंडियन इंडिक पीपल कौन है? ठीक है, याद रखना, वैदिक इंडिक पीपल, इंडिया पीपल नहीं लिखा हुआ है। वैदिक इंडियन इंडिक पीपल जो है वो इंडो ईरानियन ट्राइब्स को कहा जाता है। ठीक है, और इंडो ईरानियन ट्राइब कौन सी ट्राइब है? ये एक ऐसी ट्राइब थी जो कंट्री है ना ईरान, वहाँ से आई थी, और वो जो ट्राइब्स थी उनका एक किंगडम था उस ट्राइब का ईरान के अंदर, और वो लोग उस किंगडम को कहते थे किंगडम ऑफ द आर्यंस। तो सिंपल सी बात बस यही है आपको जानने वाली, ईरान से जो ट्राइब आई वो अपने आप को सेल्फ डेजिग्नेशन के तौर पे अपने आप को क्या बोलते थे? वो अपने आप को बोलते थे आर्यंस। और आर्यंस जो वर्ड है वो कहाँ से आया है? वो संस्कृत वर्ड आर्य से आया है। तो कुल मिलाकर बस बात यही है, ईरान की एक ट्राइब का नाम था आर्यंस, बस इससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो ट्राइब थी वो ईरान से ओरिजिनेट होकर आई थी, जिसको हम लोग वैदिक इंडियन इंडिक पीपल भी बोलते थे। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आकर ये लोग कब सेटल हुए थे? 1500 BCE के आसपास, 1500 BCE के आसपास। थोड़ी सी बात हम लोग आर्यंस के माइग्रेशन के बारे में भी कर लेते हैं। देखो, आर्यंस जब तक इंडिया में नहीं आए थे ना, तो आपको पता होगा उससे पहले एक बहुत ही फेमस सिविलाइजेशन इंडिया के अंदर था, जिसको हम लोग कहते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये कहाँ पर था ये सिविलाइजेशन? ये पाकिस्तान के पास और नॉर्थ वेस्ट इंडिया के पास था। इंडस रिवर क्योंकि यहाँ से क्रॉस होती थी और वहीं पर सेटलमेंट्स जो थी वो बनाई गई थी, इसलिए इसका नाम था इंडस वैली सिविलाइजेशन। और मेन जो साइड थी जहाँ से सबसे ज़्यादा जो आप कह सकते हो अवशेष जो मिले हैं, जो रिमेन्स मिले हैं, कि एविडेंस मिले हैं कि वो सजेस्ट करते हैं कि हाँ ऐसा एक सिविलाइजेशन था, तो सबसे ज़्यादा और सबसे पहले वो मिले थे हड़प्पा से, तो इसलिए इस सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन का नाम भी दिया जाता है। ठीक है, इतना तो हमें पता है, ये तो हम हिस्ट्री की बुक्स में पढ़ते ही रहते हैं। लेकिन हुआ क्या, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। 1500 BCE के आसपास आर्यंस जो थे वो कांटेक्ट में आते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के साथ। ठीक है, उनको पता चलता है कि एक ऐसा सिविलाइजेशन है जो हमारी कंट्री से बहुत दूर है। आर्यंस क्योंकि ईरान से थे, ठीक है, और ईरान का कांटेक्ट हुआ करता था थोड़ा बहुत इंडस वैली सिविलाइजेशन से। तो जब जो आर्यंस थे, ईरान के जो पीपल थे, उनको पता लगता है, और ये लोग कौन थे जो आर्यंस थे? वो नोमैडिक कैटल हर्डर्स थे। ठीक है, ये लोग भी कैटल हर्डिंग, रेयरिंग, एनिमल हस्बेंड्री वगैरह प्रैक्टिसेस ये करना जानते थे। और जब लार्ज स्केल आर्यंस बहुत सारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के कांटेक्ट में आते हैं, तो ये इस एरिया को इन्वेड करने का सोचते हैं। इन्वेड करने का मतलब क्या होता है? ज़बरदस्ती किसी की टेरिटरी में घुस जाना और फिर इसके ऊपर कब्ज़ा कर लेना। तो हिस्टोरियंस कहीं ये मानते हैं कि ये लोग सेंट्रल एशिया से आए थे। कौन सी कंट्री? ईरान से ये लोग आए थे। और ये लोग इंडिया में एंटर कहाँ से हुए थे? ये लोग इंडिया में एंटर हुए थे हिंदू कुश माउंटेन से। ठीक है, हिंदू कुश माउंटेन से ये लोग इंडिया के अंदर एंटर हुए थे। कब? 1500 BC के आसपास। ठीक है, लेकिन
दूसरे स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग, दूसरे हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग ये सिर्फ एक हाइपोथेसिस है जिसको यूनानिमसली आज के टाइम में एक्सेप्ट नहीं करा जा सकता। मतलब 100% ऑथेंटिसिटी के साथ और गारंटी के साथ ये नहीं बोला जा सकता कि जो आर्यंस थे उन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन में इन्वेड करा, जिसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन पूरी तरीके से ख़त्म हो गई और आर्यन रूल इंडिया में स्टार्ट हो गया। अलग अलग हिस्टोरियंस के अलग अलग व्यूज़ हैं, अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं इस टॉपिक के ऊपर, कोई एक यूनिफॉर्मिटी नहीं है। तो हिस्ट्री में जब भी आप आंसर लिखा करो तो आप हमेशा एक लाइन यूज़ कर दिया करो। मैं आपको बता देता हूँ, अकॉर्डिंग टू अ ग्रुप ऑफ हिस्टोरियंस, अकॉर्डिंग टू अ ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स। आप इन दोनों में से कोई भी एक लाइन यूज़ कर सकते हो। तो फिर ऐसा नहीं होगा, आप एग्जामिनर को ऐसा शो नहीं करोगे कि ये मैं कह रहा हूँ, ठीक है। हिस्ट्री ऑप्शनल अगर आपका है तो ऑब्वियसली बात है आपको कोई ना कोई हिस्टोरियंस डेफिनेटली पता होंगे, जैसे सर मॉर्टिमर व्हीलर, ठीक है, या कोई भी है, मिस्टर बार्कर, आपको ये सारे हिस्टोरियंस पता होंगे अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है। लेकिन अगर हम लोग जनरल स्टडीज़ का नॉर्मल आंसर लिख रहे हैं जीएस पेपर 1 के अंदर, तो आप जो लाइन है वो ऐसे यूज़ कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू अ ग्रुप ऑफ हिस्टोरियंस या फिर ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स। फिर आप कह सकते हो कि उन्होंने ये कहा है, ये पर्टिकुलर चीज़, ये पर्टिकुलर जो लाइन है ये उन्होंने कही है, मैं नहीं कह रहा हूँ ये, ठीक है। विकीपीडिया में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और लिखी हुई है आर्यंस के बारे में कि जो आर्यन जो टर्म है ना, जो इंडो आर्यन जो टर्म है, ये अगर आप इसको कहो आर्यन टर्म, ये एक वैदिक पीरियड की टर्म है, ठीक है। वैदिक पीरियड देखो क्या होता है, कई लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। जिस टाइम पे वेदास लिखे गए थे ना, उस पीरियड को हम लोग वैदिक पीरियड बोलते हैं। और ऐसा माना जाता है, ध्यान से सुनना, कि आर्यंस ने ही वेदास को लिखा था। और जो वेदास की नॉलेज है ना हमारे देश में जो डेवलप हुई है, और जो आज हम लोग जो अपने वेदास हैं उनको इतना इम्पॉर्टेंट मानते हैं, रिलीजियस इम्पोर्टेंस के पर्सपेक्टिव से, तो वो आर्यंस की वजह से है। क्योंकि आर्यंस अगर इंडिया में नहीं आते तो वेदास भी उनके साथ इंडिया में एंटर नहीं करते। तो इसलिए कुल मिलाकर बात ये है, एक मिनट इसको इरेज कर देते हैं हम लोग। ये देखो, जो आर्यन टर्म है ना, या जिसको आप कहो इंडो आर्यन, वो एक रिलीजियस लेवल के तौर पे इन लोगों ने यूज़ करा था अपने आप के लिए, ठीक है। मतलब हम लोगों ने देखा ये एक एथनिक ग्रुप भी था, ये एक रिलीजियस ग्रुप भी था, कल्चरल ग्रुप भी था, लिंग्विस्टिक ग्रुप भी था। ऐसा अलग अलग हिस्टोरियंस मानते हैं, ठीक है। जैसे कई हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि एक रेशियल कैटेगरी नहीं थी, ये रेशियल ग्रुप नहीं था, लेकिन दूसरे हिस्टोरियंस ये भी मानते हैं कि हाँ ये रेशियल ग्रुप भी था। कुल मिलाकर सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि जो इंडो आर्यन टर्म है या आर्यन जो टर्म है वो एक वैदिक पीरियड की टर्म है। और वेदास का क्योंकि सब कुछ लेना देना किससे होता है, वेदास इज़ ऑल अबाउट रिलीजन। तो अगर हम लोग आर्यंस को वैदिक पीपल कह रहे हैं तो वो एक रिलीजियस लेवल है उनके लिए, ठीक है। मतलब ये धार्मिक लोग हैं क्योंकि इन्होंने वेदास को लिखा था। तो बस आर्यंस के बारे में आपको इतना ही जानने की ज़रूरत है, ठीक है। थोड़ा सा दे रखा था, हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन हमने डिस्कस कर लिया, काफ़ी है। ऐसा नहीं है कि आर्यंस के ऊपर पूरा का पूरा प्रीलिम्स और मेंस में एक क्वेश्चन ही बन जाएगा, ये नहीं है, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। रूट एक बारी मैं आपको मैप के थ्रू दिखा देता हूँ, उस टाइम का ये मैप है। तो अगर हमें एग्जैक्टली आपको अगर जानना है कि आर्यंस कौन से लैंड से चले थे और किस लैंड में जाके उन्होंने, जो हिस्टोरियंस बोलते हैं, इन्वेड करा या फिर सेटल हुए, तो हमने ये तो देख लिया कि 1500 BC में वो लोग इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एंटर करा था उन्होंने। तो ये है ईरान की टेरिटरी, इस रीजन को मान लो आप ईरान की टेरिटरी, और यहाँ से चले थे। और ये देखो ये रहा उनका रूट। और आपको पता होगा ये जो फिगर है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन और या फिर मोइंजोडारो के साथ ही रिलेट करा जाता है। मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन का ये जो ब्रॉन्ज स्कल्पचर है जिसको हम लोग बियर्डेड प्रीस्ट के नाम से जानते हैं, आप हिस्ट्री की बुक्स में, आर्ट एंड कल्चर में इनके बारे में पढ़ते होगे, ठीक है। जैसे ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल या फिर अलग अलग जो फिगरीन्स मिले थे एक्सकवेशन के टाइम पे इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइड से, उसमें से बियर्डेड प्रीस्ट को ये रिप्रेजेंट करा जा रहा है कि ये क्या दिखा रहा है यहाँ पर, बियर्डेड प्रीस्ट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करा जा रहा है। मतलब ये बताया जा रहा है ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, और ये चैरियट को क्या रिप्रेजेंट करा जा रहा है, ये बता रहे हैं कि ये आर्यंस हैं। इससे देखो दो बातें निकल कर आती हैं, ये तो हमें पता चलो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट है। इससे ये बात निकल कर आती है, अगर आप ऊपर ये डायग्राम देखो, डायग्राम की इंपॉर्टेंस है यहाँ पर, कि जो आर्यंस थे ना इंडिया में आने से पहले उनको हॉर्स की और चैरियट्स की, मतलब
रथ की और घोड़ों की नॉलेज थी उनको इंडिया में आने से पहले, ठीक है। तो ये रहा उनका रूट। एक रूट आप और देख लो, ये रहा देखो प्लेटियो ऑफ ईरान। तो ईरान का साइज़ देखो काफ़ी बड़ा है। अगर आप यहाँ से इस पॉइंट से डोनेट करके ये इस पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट लेकर चलो, तो आर्यंस कैस्पियन सी के इस तरफ से भी आए थे और नीचे वाली साइड से भी आए थे, और इस डायरेक्शन से आते हुए उन्होंने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एंटर करा, ठीक है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मतलब देखो सिर्फ इंडिया नहीं होता, आप साउथ एशिया की मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ को अगर आप मिला दो तो उसको हम लोग कहते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। क्योंकि ये माना जाता है कि इंडिया की जो आसपास की जो कंट्रीज़ हैं साउथ एशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये सब आपस में मिली हुई हैं जॉइंट आइलैंड से, तो ये कॉन्टिनेंट के साइज़ का ही बन जाता है इंडिया, इसलिए उसको सब कॉन्टिनेंट बोला जाता है, ठीक है। ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से आपको पता होगा कि इंडिया को सब कॉन्टिनेंट क्यों बोला जाता है। तो ये डायरेक्शंस हैं अलग अलग उनके आने की, एक ही जगह पर तो नहीं आकर, मतलब कोई भी मतलब इतने सारे आर्यंस अगर आए थे, जिसको हम लोग एक टर्म दे रहे हैं कि उस टाइम की ये एक तरीके से इन्वेजन है, घुसपैठ है। तो घुसपैठ बहुत थोड़े नंबरों में तो नहीं होती है, बहुत ज़्यादा नंबर में होती है। इसका मतलब आर्यंस भी अगर आए थे, अगर कोई हिस्टोरियंस उनको ये कह रहे हैं कि उन्होंने घुसपैठ करी थी इंडिया के अंदर, तो वो काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में आए होंगे। तो वो ईरान से होते हुए अलग अलग इंडियन सब कॉन्टिनेंट के रीजन में जाके वो सेटल होते हैं। तो ये रहा उनका रूट, ठीक है। और ये कब आए थे? 1500 BC में। अब द्राविडियंस के बारे में भी थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन हम डिस्कस कर लेते हैं। 2-3 बातें हैं सिर्फ इस पूरे पैराग्राफ में जानने वाली, बाकी ये तो बेकार सा टेक्स्ट है। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट थी और ये अच्छा भी है बिल्कुल ब्रीफ में जानने के लिए, तो मैं इसलिए आपको पढ़ा रहा हूँ। ये द्रविडियंस जो थे वो मेजॉरिटी इंडियन पॉपुलेशन का पार्ट थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर 2nd मिलीनियम BC से पहले। इसका मतलब क्या है? 1500 BC के आसपास, मतलब 2nd मिलीनियम BC तक आते आते जो आर्यंस थे वो इंडिया को इन्वेड कर चुके थे। तो आर्यंस के आने से पहले अगर कोई हमसे पूछे कि इंडिया में किस तरह की पॉपुलेशन रहती थी, तो हमने अभी देखा उसका आंसर है इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन हम उनको कह सकते हैं, या फिर मोहनजोदारो के लोग। मतलब कुल मिलाकर इंडस वैली सिविलाइजेशन और जो उसकी साइट्स थे वहाँ पर रहने वाले लोग जो थे उनको हम लोग कह सकते हैं कि वो लोग रहते थे आर्यंस के आने से पहले। लेकिन इसके लिए जो टर्म दी जाती है ना, जो ओवरऑल इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो पूरे लोग थे, मतलब अगर ये हमारा मान लो ये पूरा इंडिया है अगर, ठीक है, तो इस पूरे इंडिया में जो पॉपुलेशन थी उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था द्रविडियंस, ठीक है। तो आप 2 टर्म्स में डिस्टिंग्विश कर सकते हो, द्रविडियंस वर्सेस आर्यंस। आर्यंस तो बाहर से आए थे, ईरान से। 1500 BC में इन्होंने इंडिया को इन्वेड करा था, लेकिन उससे पहले जो पॉपुलेशन हमारे यहाँ रह रही थी वो थी द्रविडियंस की पॉपुलेशन, ठीक है। ऐसा माना जाता है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग, बहुत सारे हिस्टोरियंस की स्टडी के अकॉर्डिंग, ये देखो यहाँ पर कि आर्यन जो इंडिया में आए थे और जिन्होंने इन्वेजन करी, उनका मेन टारगेट था दास्यूस ट्राइब को इंडिया से एक्सटेंड करना, ठीक है। दास्यूस का मतलब क्या होता है? कोई भी पर्सन जो डार्क स्किन कलर का हो, तो ये एक द्रविडियन फीचर है। जैसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोग डार्क स्किन कलर के होते हैं, तो वो एक द्रविडियन फीचर है। तो डार्क स्किन कलर के लोगों को पहले दास्यूस कहा जाता था। तो आर्यंस का मेन टारगेट था दास्यूस ट्राइब को इंडिया से, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की ज़मीन से मिटाना। तो ऐसा माना जाता है हिस्टोरियंस के थ्रू, ऐसा क्या कहते हैं, एक तरीके से इंटरप्रेट कर लिया जाता है कि क्योंकि आर्यंस का मेन मकसद था दास्यूस को मिटाना, और दास्यूस का मतलब होता है डार्क स्किन, और डार्क स्किन एक फीचर है द्रविडियन लोगों का। तो डायरेक्टली हम लोग ये बोल सकते हैं कि आर्यंस का मेन टारगेट थे द्रविडियन पीपल, मतलब लोकल इंडियन पॉपुलेशन को मिटाना, ठीक है। लेकिन दूसरे पर्सपेक्टिव से बहुत सारे जो हिस्टोरियंस हैं वो ये आर्ग्यूमेंट पुट करते हैं कि नहीं, आर्यंस का जो मेन टारगेट था, आर्यंस की वजह से जो द्रविडियन लोग हैं वो मरे नहीं। और हमने पढ़ा था, जब अभी हम इनसाइड का जो डॉक्यूमेंट पढ़ रहे थे, कि जब आर्यंस आते हैं तो जो लोकल द्रविडियन पॉपुलेशन जो पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फैली हुई थी वो साउथवर्ड शिफ्ट हो गई। मतलब आज भी हमें जो द्रविडियन लोग हैं वो साउथ इंडिया में ही तो मिलते हैं ना। साउथ इंडियन के लोगों को हम लोग द्रविडियन लोग कहते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द साउथ इंडियन स्टेट्स के जो लोग हैं दे आर नोन एज द्रविडियन पीपल।
तो दूसरे हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि आर्यंस की इन्वेजन द्रविडियन लोगों को साउथवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं थी, बल्कि उसके लिए कुछ अदर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे कि आर्यंस के आने से पहले ही जो द्रविडियन पॉपुलेशन थी वो मरना स्टार्ट हो गई थी, और बहुत सारी द्रविडियन पॉपुलेशन पहले जो इंडस रिवर के पास रहती थी अब वो शिफ्ट हो गई थी साउथ इंडिया में। उसके पीछे कुछ हिस्टोरियंस रीज़न देते हैं, जोग्राफिकल रीजन्स, जैसे देयर वर सम नेचुरल कॉजेज़, फॉर एग्जांपल फ्लड, बाढ़ें बहुत ज़्यादा आने लग गई थी इंडस रिवर और इंडस के ट्रिब्यूटरीज के थ्रू। तो फ्लड सिचुएशंस या जिसको हम लोग कहते हैं बाढ़, इस तरीके के नेचुरल कॉजेज़ और जोग्राफिकल फिनोमिना की वजह से जो लोकल इंडियन पॉपुलेशन थी, जिसको हम लोग उस टाइम पे बोलते थे द्रविडियंस, वो साउथ इंडिया में शिफ्ट होना स्टार्ट हो गए थे। तो अब पहला वाला पॉइंट हमें क्लियर है कि ऐसा जनरली एज्यूम करा जाता है कि इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक जो है वो और उसका ओरिजिन है रिलीजियस प्रैक्टिसेस से, आर्यन पीपल की, कि आर्यन लोगों की जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस होती थी जो इंडिया में आज से 3000 साल पहले आए थे, और उनके आने की वजह से इंडिया की जो लोकल पॉपुलेशन थी जिसको हम लोग क्या कहते थे द्रविडियन पीपल, वो साउथवर्ड शिफ्ट हो गए। लेकिन हमने देखा बहुत सारे जो अलग हिस्टोरियंस हैं वो ये मानते हैं कि आर्यंस की इन्वेजन की वजह से नहीं, बल्कि सम नेचुरल कॉजेज़ की वजह से, फॉर एग्जांपल फ्लड्स, इसकी वजह से जो लोकल इंडियन पॉपुलेशन थी द्रविडियंस वो साउथवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो गई। अगला पॉइंट राइटर हमें बोलते हैं कि आर्यंस जब इंडिया में आए थे तो वो सिर्फ अकेले नहीं आए थे, जैसा कि मैंने आपको बताया वो अपने साथ एक सीक्रेट टेक्स्ट को लेकर आए थे जिसको हम लोग बोलते हैं वेदास। वेदास का लिटरल मीनिंग होता है नॉलेज, ठीक है, ज्ञान का मतलब वेदास, वेदास का मतलब ज्ञान, एक ही बात है। वेदास की इम्पोर्टेंस इस तरीके से समझी जा सकती है कि एंशियंट हिंदू स्क्रिप्चर्स में, हिंदुज़म रिलीजन के अंदर जितनी भी पवित्र बुक, पवित्र किताबें या कोई भी आरती गाई जाती है, मानी जाती है, तो उसका रूट वेदास से ही लेना देना है। मतलब हिंदुज़म रिलीजन के अंदर बड़ी सारी ऐसी बुक हैं जो पवित्र मानी जाती हैं, बड़ी सारी बुक की ऐसी पोएम्स हैं, ऐसी कहानियाँ हैं जो बहुत पवित्र मानी जाती हैं, कथाएं हैं जो जिनकी रिलीजियस सिग्निफिकेंस, रिलीजियस इंपॉर्टेंस बहुत है, लेकिन वेदास सबसे पुराने माने जाते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा रेलेवेंस वेदास की है, ठीक है, हिंदुज़म रिलीजन के अंदर। अब ये जो वेदास आर्यंस अपने साथ लेकर आए थे, इनके अंदर क्या था, इनके अंदर कुछ वर्शिप रिचुअल्स थे, कुछ वर्शिप्स प्रैक्टिसेस थी, कुछ कस्टम्स थे जो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज तरीके में अरेंज थे, और ये जनरली एसोसिएट करे जाते हैं रेसिटेशन ऑफ द वर्सेस के साथ। वर्सेस का मतलब क्या होता है, वर्सेस का देखो सिंपल मीनिंग होता है पोइट्री, एक ऐसी लाइन, एक ऐसी स्टैंजा जिसको गाकर ऐसा लगे कि कोई कविता गा रहा है, कोई पोइट्री गा रहा है। तो जो आरतियाँ होती हैं हिंदुज़म रिलीजन के अंदर वो ऐसे ही तो लगता है ना, एक तरीके से कोई सॉन्ग गा रहा है, कोई पोइट्री है, मतलब कोई उसको बोल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल गणेश जी की जो आरती होती है, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, इसको कोई अगर प्रॉपर तरीके से कोई गाता है, या आपके घर में आरती होती होगी, या आप खुद करते होगे, या कोई भजन कीर्तन वगैरह होते हैं, तो उसको सुनने में ऐसे ही तो लगता है ना कि जो स्टैंजाज हैं वो एक तरीके से रिदम या फिर राइमिंग में मिक्स हैं, ठीक है। तो जो गायक होता है, जो गा रहा होता है पर्सन, उस आरती को सुन के उसके मुंह से ऐसा लगता है कि एक पोएट्री या फिर सॉन्ग की तरह इसको गा रहा है। तो इसी को हम लोग कहते हैं रेसिटेशन ऑफ द वर्सेस। वर्सेस का मतलब क्या होता है, पोएट्री, पोएट्री को रिसाइट करना। ये जो दे रखा था कि जो अलग अलग स्टैंजा और जो लाइनें गिवन हैं, तो वो पोइट्री की फॉर्म में, मतलब ऐसी गाई जाती थी कि उससे ऐसा लगता था पर सुनने वाले पर्सन को कि ये कोई कविता गा रहा है पर्सन, या कोई गाना गा रहा है भगवान के लिए, भगवान को खुश करने के लिए। तो ये जो ट्रेडिशन, ये जो कस्टम हमने बोरो करा ना, वो सारा कुछ वेदास के अंदर दे रखा है। अगर आपने हमारी जो YouTube की जो प्लेलिस्ट है, अगर उससे आपने सारे चैप्टर्स को देखा है, तो हिस्ट्री की जो 12th बुक की जो NCERT है, हमने जब उसके बारे में बुद्धिज़्म जैनिज़्म चैप्टर के बारे में जब शुरू करा था हमने सबसे पहला अपने चैनल पे NCERTs की जो सीरीज़ थी, तो उसमें ये जो सेकंड पार्ट दे रखा है 12th क्लास की NCERT का थीम 1 बुक का, उसमें हमने वेदास के बारे में बात करी थी, ठीक है।
तो एक बारी हम लोग वहीं से वेदास के बारे में थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से हमने रिवाइज करा कि वेदास क्या होते हैं। तो बस आप ये याद रखना कि एंशिएंट हिंदू स्क्रिप्चर्स के कॉन्टेक्स्ट में वेदास की रेलेवेंस बहुत ही ज़्यादा मानी जाती है। मतलब ये एक पायस और पवित्र ग्रंथ माने जाते हैं एंशिएंट हिंदू स्क्रिप्चर्स की। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर पोएम फॉर्म में कुछ सॉन्ग्स, कुछ हाइम्स गिवन होती हैं गॉड की प्रेज में। वेदा के पॉइंट को ही इलेबोरेट करते हुए राइटर हमें बताते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि वैदिक हाइम्स जो है वो एक ओरिजिनल रूट है इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक का। मतलब अगर हमें इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक की जड़ अगर हमें जाननी है इंडिया में, तो हमें वैदिक हाइम्स को देखना चाहिए। वैदिक हाइम्स क्या, वेदा में रिलीजियस प्रेजिंग से जुड़ी हुई, गॉड की प्रेज से जुड़ी हुई बातें लिखी गई थी। कुछ लाइंस, कुछ सॉन्ग्स, कुछ पोएम्स, उसी तरह से कुछ वैदिक हाइम्स। हाइम्स क्या होता है, हाइम्स को हिंदी में बोलते हैं भजन। वो सॉन्ग या कोई भी वो लाइन या स्टैंजा जो गॉड को प्रेज करने के लिए गाई जाती है उसको हाइम्स बोलते हैं। हिंदी में हाइम्स का मतलब होता है भजन। तो राइटर हमें ये बोलते हैं इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का रूट जो है वो वैदिक हाइम्स में है। और इस तरीके के वैदिक हाइम्स को कहाँ गाया जाता था, जो एंशिएंट हिंदू टेम्पल्स थे वहाँ पर पुराने समय में कोई जो टेम्पल स्ट्रक्चर माना जाता था हिंदुज़म रिलीजन के अंदर, वहाँ पर कुछ डिसाइपल्स आते थे और सब लोग मिलकर इन वैदिक हाइम्स को गाते थे। और इन्हीं वैदिक हाइम्स को गाना, तो ये जो गाने की परंपरा है इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक, इसको भजन से कंपेयर करा जाता है कि भजन जो पहले ज़माने में गाए जाते थे एंशिएंट हिंदू टेम्पल्स में, वहीं से एक परंपरा चली आ रही है जिसने इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक को बर्थ दिया। तो स्क्रीन पर ये जो एक फ़ोटो है, समझ में तो ना मुझे आएगा इसमें क्या लिखा है ना आपको आएगा, ये वैदिक हाइम्स हैं। याद रखने वाली बात बस इतनी है कि एंशिएंट हिंदू टेम्पल्स में जो भजन गाने की एक जो परंपरा थी, वैदिक हाइम्स को गाने की परंपरा थी, उसी से इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक को रिलेट करा जाता है। इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक का जो रूट है डैट इज़ वैदिक हाइम्स डैट वर संग इन एंशिएंट हिंदू टेम्पल्स। तो ये देखो, यही वाला पॉइंट हमने डिस्कस करा। रूट्स जो हैं इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक के, उसको ओरिजिनेट करा जा सकता है, मतलब उसको ट्रेस बैक करा जा सकता है कि उनका ओरिजिन है जो वैदिक हाइम्स थे जो गाए जाते थे, जिनको रिसाइट करा जाता था पुराने हिंदू टेम्पल्स में। वहीं से हमारा क्लासिकल म्यूज़िक, इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक इवॉल्व हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट राइटर हमें बताते हैं, चारों वेदास को अगर हम लोग कंपेयर करें तो उसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने वाला जो वेदा है, किस कॉन्टेक्स्ट में इम्पोर्टेंस देने वाले, क्लासिकल म्यूज़िक के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि वही हमारे क्वेश्चन की थीम है। तो अगर हमें इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम लोग बात करें कि चारों वेदास में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस कौन सा वेदा होल्ड करके रखता है, तो उसका आंसर है सामवेद। वेदास के बारे में अभी आपने रिवाइज करा होगा तो आपको जानने को मिला होगा कि 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। तो ये जो तीसरा वेद है सामवेद, उसके अंदर जितनी भी लाइंस गिवन है तो वो मेलोडी के टर्म्स में गिवन है। सामवेद का एक्चुअली मतलब ही मेलोडी से होता है। सामवेद जो वर्ड निकला है वो समन से निकला है और समन का मतलब होता है मेलोडी। तो सामवेद जो टेक्स्ट है वेदा का, इस सामवेद के टेक्स्ट के अंदर जितनी भी लाइंस लिखी गई हैं वो लाइंस नॉर्मली बोली नहीं जाती हैं, उनको गाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे गायत्री मंत्र को अगर आप मानो कि ये पर्टिकुलर जो टेक्स्ट है संस्कृत के अंदर ये सामवेद से लिया गया है, तो अब जब इसको गाते हैं हम लोग मंदिरों में या फिर हम लोग कभी कभार मोबाइल में इसको बजाते हैं घर में शांति के लिए, या फिर किसी और ओकेशन पे आप नॉर्मली भी गाते हो, तो इसमें क्या लिखा रहता है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब ये जनरली मैंने तो ऐसे ही नॉर्मली बोल दिया, लेकिन इसको जब कोई गाता है
तो एक सॉन्ग, एक पोइट्री, एक हाइम की एक रिदम आपको देखने को मिलती है, जो टोन होती है वो गाने की तरह लगती है इसकी, है ना। तो ये जो एग्ज़ाम्पल है, ये एक एग्ज़ाम्पल है कि सामवेद से जो भी टेक्स्ट बोरो करे गए हैं उनको नॉर्मली ना पढ़ के जो उनकी रेसिटेशन होती है वो गानों की टर्म्स में टोन निकलती है उनसे। जब इंसान उनको कोई बोलता है तो ऐसा लगता है कोई मेलोडियस टोन कोई प्रोड्यूस कर रहा हो। आगे बढ़ने से पहले सामवेद के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं हम लोग। अब सामवेद के बारे में बात ही अगर हो रही है तो थोड़ा सा डिटेल में चले जाते हैं। 2-3 चीज़ें बस मैं आपको बताऊंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सामवेद एक वेदा माना जाता है मेलोडीज़ का और चैंट्स का, ठीक है। मतलब चारों वेदा में से अगर कोई आपसे पूछे कि ऐसा कौन सा वेदा है जिसमें मेलोडीज़ और भगवान को खुश करने के लिए जो चैंट्स गिवन है, जो भजन गिवन है, गाने गिवन हैं, जिसको एक मेलोडियस टोन में प्रोड्यूस करा जाता है, तो उसका आंसर है सामवेद। हमें पता है ये एक एंशिएंट वैदिक संस्कृत टेक्स्ट है जिसका हिंदुज़म रिलीजन में बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस है। इस टेक्स्ट के अंदर, सामवेद के अंदर 1549 वर्सेस गिवन है, मतलब वो पोएम्स और वो स्टैंजास गिवन है जिनकी जो नंबरिंग है, जो गिनती है, जो संख्या है वो 1549 है। इम्पॉर्टेंट बात ये है, सामवेद को ना ऋग्वेद के साथ बड़ा रिलेट करके पढ़ा जाता है, ठीक है। मतलब ऐसा माना जाता है कि सामवेद और ऋग्वेद आपस में काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है। उसके पीछे 1-2 रीज़न्स हैं, यही मेरे को आपको बताना था इम्पोर्टेंट। क्या रीज़न है? जैसे 1549 वर्सेस टोटल है, टोटल इतनी पोएम्स और स्टैंजास गिवन है मेलोडियस टोन में जिनको प्रोड्यूस करा जाता है सामवेद के अंदर। लेकिन 1549 वर्सेस में से जो 75 वर्सेस हैं जो सामवेद में डाले गए हैं वो ऋग्वेदा से लिए गए हैं। समझ गए आप? ऋग्वेदा के 75 वर्सेस को लेकर सामवेद के अंदर डाल दिया गया। तो आप ये कह सकते हो दूसरे शब्दों में 1549 वर्सेस ऑफ सामवेद इंक्लूड्स 75 वर्सेस ऑफ ऋग्वेद, ठीक है। अब ऋग्वेद और सामवेद में रिलेशन क्या है ये भी जान लो आप। उससे पहले आप ये देखो 2-3 इंपॉर्टेंट लाइन। सामवेद किसको रिप्रेजेंट करता है? सामवेद स्पिरिचुअल नॉलेज की फोर्स को रिप्रेजेंट करता है और पावर ऑफ डिवोशन को रिप्रेजेंट करता है। और ये पावर ऑफ डिवोशन किसकी फॉर्म में? जनरली सॉन्ग्स और हाइम्स की फॉर्म में, है ना। ये जो बुक रिवील करी गई थी ऐसा माना जाता है सबसे पहले वायु ऋषि एक ब्राह्मण थे, उनको मिली थी ये बुक, जिसको आने वाली जनरेशन को उन्होंने इसकी नॉलेज दी, इसका ज्ञान दिया, ठीक है। डिसाइपल्स उन्होंने अपने बनाए और ये डिसाइपल्स को उन्होंने ये भजन कीर्तन सिखाए जो सामवेद में दे रखे थे। और उसी से आज जो हमारी जनरेशन तक हम लोग जानते हैं कि सामवेद के अंदर जो आरतियाँ, जो भजन हम लोग गाते हैं अपने घर में ऑस्पिशियस ओकेशंस पे, तो उसका क्रेडिट वायु ऋषि जी को जाता है। अब इम्पॉर्टेंट बात, एक सेकंड इसको रेज करते हैं। हाँ, सामवेद के अंदर वो हाइम्स गिवन है जो ऋग्वेदा से ली गई हैं। ये तो हमने देख लिया, अराउंड 75 या 75 जो हैं वो हाइम्स ली गई हैं ऋग्वेदा से। तो वो हाइम्स ली गई हैं ऋग्वेदा से जिनको म्यूज़िकल मेजर दिया जा सकता है। मतलब ऋग्वेदा के अंदर आपने लाइन उठाई कुछ, ठीक है, उसको म्यूज़िकल टोन में प्रोड्यूस करा या एक म्यूज़िक मेलोडी आपने उसको दी जिनको गाया जा सकता है इन ऋग्वेदा की लाइन को। और जब आपने इनको गाने की फॉर्म में बना दिया तो ये किसका पार्ट बन जाते हैं? ये बन जाते हैं सामवेद का पार्ट, ठीक है। इसलिए सामवेदा के टेक्स्ट को एक ऑल्टरनेटिव वर्जन भी माना जाता है ऋग्वेदा का। यही रीज़न है कि ऋग्वेदा और सामवेद आपस में इतने रिलेटेड क्यों हैं, क्योंकि ऋग्वेदा से ली हुई जो भी लाइन्स हैं, जैसे ये एक ऋग्वेदिक टेक्स्ट है, ऋग्वेदिक टेक्स्ट में जो भी लाइन्स हैं उनको एज इट इज़ पढ़ा जाता है, उनको गाया नहीं जाता है। लेकिन जब कुछ लाइन्स पिक करी गई ऋग्वेदा से और उनको एक मेलोडियस टोन में कन्वर्ट करा गया, इन लाइन्स को जैसे कुछ डिसाइपल्स ने गाने की फॉर्म में, भजन की फॉर्म में
कीर्तन की फॉर्म में प्रेजेंट करा मंदिरों के अंदर, तो वो किसका पार्ट बन गया? वो बन गया सामवेद का पार्ट। ठीक है, इसलिए ऋग्वेद और सामवेद आपस में बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड माने जाते हैं। अब ये तो एक पर्सपेक्टिव हुआ सामवेद की इम्पोर्टेंस को देखते हुए कि सामवेद के जितने टेक्स्ट हैं उनको गाया जाता है। सामवेद की दूसरी इम्पोर्टेंस को राइटर हमें बताते हैं हमारे आंसर में, उसमें हमें बताते हैं वो राइटर, ये एक अच्छा पॉइंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है, कि सामवेद के अंदर जो टेक्स्ट हैं वो सिर्फ नॉर्मल टेक्स्ट नहीं है, वो एक ट्रिटाइज भी हैं। ट्रिटाइज का मतलब क्या होता है? ट्रिटाइज को हिंदी में कहते हैं ग्रंथ। वो एक ग्रंथ भी हैं, और ग्रंथ कोई भी चीज़ क्या होती है? देखो, किसी भी सब्जेक्ट मैटर या किसी भी टॉपिक के साथ जब आप डेप्थ में जाके डील करते हो ना, उसका A to Z आपको पता लग जाए एक पर्टिकुलर जगह पे जाके, तो उसी को हम लोग कहते हैं ग्रंथ, है ना। जैसे हम लोग UPSC में लक्ष्मीकांत को कहते हैं पॉलिटी का ग्रंथ, कि पॉलिटी की नॉलेज A to Z ऑलमोस्ट 99.99% हमें पता लग जाती है अगर कोई लक्ष्मीकांत को मास्टर कर ले, तो लक्ष्मीकांत एक ग्रंथ है पॉलिटी का। ऐसे ही जो सामवेद है वो भगवान के प्रेज में मेलोडियस सॉन्ग के अलावा 3 चीज़ों का ग्रंथ भी माना गया है हिंदुज़म रिलीजन के अंदर। इसमें मतलब 3 चीज़ों के साथ, 3 एस्पेक्ट्स के साथ बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बात करी जाती है सामवेद के अंदर। वो क्या है? उनमें से सबसे पहला एस्पेक्ट है म्यूज़िक। म्यूज़िक के बारे में ओवरऑल, मतलब जो म्यूज़िक का स्ट्रक्चर है, जो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक का जो ओरिजिन है, तो म्यूज़िक के बारे में सबसे ज़्यादा डिटेल में सबसे पहले सामवेद में बताया गया था। दूसरा एस्पेक्ट है डांस का। तो डांस का जो ट्रेडिशन है, जो एंशिएंट टाइम से चला आ रहा है, अगर हमें उसको ट्रेस करना है, उसके रूट्स को पता लगाना है, तो उसके लिए भी सामवेद हमें बहुत ही ज़्यादा एक डेप्थ में नॉलेज और डिटेल प्रोवाइड करता है। और तीसरा एस्पेक्ट और लास्ट एस्पेक्ट है थिएटर की नॉलेज को अगर हमें पता लगाना है, जो थिएटर प्रैक्टिस जो आज के टाइम में जो चली आ रही है, तो इसकी जो प्रथा है कि थिएटर कहाँ से निकला, कब ओरिजिनेट हुआ, थिएटर कौन से टाइम में स्टार्ट हुआ था, एंशिएंट टाइम्स में इसका रूट क्या है, उसके बारे में भी सबसे पहले थिएटर एज अ परफॉर्मिंग आर्ट के बारे में सबसे पहली नॉलेज हमें सामवेद के अंदर मिलती है। तो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो हमने डिस्कस करा। हमने क्या डिस्कस करा? 4 मेन वेदास में से सबसे इम्पॉर्टेंट वेदास की जो रेलेवेंस है वो सामवेद को दी जाती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, सामवेद जो वर्ड है वो समन से आया है, जिसका मतलब होता है मेलोडी, क्योंकि सामवेद के अंदर जितने भी टेक्स्ट गिवन हैं वो गाने की फॉर्म में गिवन है, मतलब उनको गाया जाता है। और सामवेद इन मेलोडियस टेक्स्ट के अलावा हमें 3 चीज़ों के बारे में इम्पॉर्टेंट ट्रिटाइज की तरह इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करता है, जिसको मैंने आपको बताया था ग्रंथ, ठीक है, डिटेल में एस्पेक्ट में डील करता है सामवेद। वो हैं सबसे पहला म्यूज़िक, दूसरा डांस और तीसरा थिएटर। तो इसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल में बात करी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है म्यूज़िक के जो 7 स्वर होते हैं, 7 स्वर जो म्यूज़िक के माने जाते हैं, सा रे गा मा पा धा नी, ठीक है। पा धा नी सा नहीं होता, सा से तो फिर दोबारा स्टार्ट हो जाता है, सा रे गा मा पा धा नी। तो ये जो 7 स्वर्स हैं म्यूज़िक के, हर एक स्वर एक पर्टिकुलर डीटी, एक गॉड से रिलेटेड है। तो अगर हम लोग बात करें सा, सबसे पहला जो स्वर है सा रे गा मा पा धा नी में सा जो स्वर है, इट डिनोट्स लॉर्ड अग्नि। सेकंड स्वर है जो रे, वो डिनोट करता है लॉर्ड ब्रह्मा को। थर्ड जो स्वर है गा, वो रिप्रेजेंट करता है गॉडेस सरस्वती को। फोर्थ जो स्वर है सा रे गा मा वाला जो स्वर है, जो फोर्थ है, वो रिप्रेजेंट करता है लॉर्ड शिवा को। फिफ्थ स्वर जो है पा, वो रिप्रेजेंट करता है लॉर्ड विष्णु को। सिक्स्थ स्वर जो है धा, वो रिप्रेजेंट करता है लॉर्ड गणेशा को। और लास्ट जो स्वर है नी, वो रिप्रेजेंट करता है लॉर्ड सन को, मतलब सन गॉड को, सूर्य देव जिनको आप लोग कहते हो।
देखो वैसे ये चीज़ प्रीलिम्स में तो नहीं पूछी जा सकती है, मेंस के आंसर राइटिंग में भी शायद से आप इसको यूज़ करो, लेकिन फिर भी एक नॉलेज बेस देने के लिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि हमने ये देखा, ये 7 स्वर जो दे रखे हैं, तो आप इनको कंफ्यूज मत करना ऐसे करके कि अगर जैसे मान लो कि कल्चर का कोई उल्टा सीधा कोई क्वेश्चन आ गया प्रीलिम्स में। कल्चर के क्वेश्चन वैसे भी बहुत फैक्चुअल होते हैं, हद से ज़्यादा मान लेते हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन ऐसे आने की नहीं है प्रोबेबिलिटी, लेकिन आने को तो देखो कुछ भी आ सकता है। तो आप ऐसा मत सोच रहे हैं, देखो कि अगर मैच द फॉलोइंग यूपीएससी आपसे करवा ले कि सा जो वर्ड है वो सरस्वती से रिलेटेड है, ठीक है, जो कोई और वर्ड है मतलब वो किसी और वर्ड से रिलेटेड, तो आप ऐसे करके कुछ जोड़ना मत उसको, ठीक है। और ये जैसे ये गा तो वो गणेश से रिलेटेड होगा, ऐसा नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हो गा जो है वो सरस्वती से रिलेटेड है, गणेश जी के लिए जो वर्ड है जो स्वर है वो धा से है। तो इसका एक पैटर्न है कि पहले जैसे अग्निदेव, फिर ब्रह्मदेव, फिर सरस्वती माँ, फिर शिव जी, फिर विष्णु जी, फिर गणेश जी, फिर सूर्यदेव, है ना। तो इसी के अकॉर्डिंग ये जो 7 स्वर्स हैं सारे गामा पा धा नी, ये उसी फॉर्मेट में अरेंज्ड है। नेक्स्ट पॉइंट में हमें राइटर बताते हैं कि इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक की अभी तक जो भी हमने पॉइंट्स डिस्कस करे, तो हमें उनसे क्लियरली पता लग रहा है कि वेदास से शुरू हुआ था इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक का रूट, और वो धीरे धीरे कैसे जनता तक फैला। और शुरू में जो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक का जो रूट है उसको गॉड के साथ ही रिलेट करा जाता था। मतलब ओरिजिनल इंडियन क्लासिकल जो म्यूज़िक है, इट्स ऑल अबाउट द सॉन्ग इन प्रेज ऑफ गॉड, ठीक है। मतलब भजन कीर्तन से लेना देना था शुरू में इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक का। लेकिन 300 BC तक आते आते ये जो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक का एक जो रिदमिक पैटर्न चला आ रहा था कि गॉड्स की प्रेज में ही गाया जाता था, इसमें एक ब्रेक देखने को मिला और इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक 2 फॉर्म्स में डिवाइड हो गया, ठीक है। जैसे इंडियन क्लासिकल जो म्यूज़िक था वो पहले सिर्फ गॉड के पर्सपेक्टिव से ही गाया जाता था, लेकिन 300 BC के आसपास इस रिदम में, इस पैटर्न में, इस चेन में एक ब्रेक देखने को मिला। 2 फॉर्म्स में म्यूज़िक को डिनोट करा जाने लगा, एक था मार्ग संगीत और एक था देसी संगीत, ठीक है। मार्ग संगीत क्या होता है, देसी संगीत के बारे में बाद में बताऊंगा, पहले मार्ग संगीत को आप समझो। मार्ग संगीत को हम लोग कहते हैं म्यूज़िक ऑफ द गॉड, एक ऐसा म्यूज़िक जिसको ये माना जाता है कि अगर आप इसको गाओगे, मतलब ये ओरिजिनल फॉर्म का जो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक था ना, जो वेदास से जो पैटर्न चला आ रहा था इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक का कि इट इज़ मेंट फॉर द प्रेज ऑफ गॉड, जो ओरिजिनल इसी के फॉलोअर्स थे जो ये मानते थे ना कि जो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक है, जो वेदा के जो सॉन्ग्स हैं वो भगवान के लिए ही गाए जाने चाहिए, तो उसी को हम लोग कहते थे मार्ग संगीत, म्यूज़िक फॉर द गॉड। इस तरीके के जो भजन कीर्तन गाता था, ऐसा माना जाता है कि उसको सैल्वेशन की प्राप्ति हो जाती थी, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति। तो जैसा कि आप देख सकते हो, एक ये फॉलोअर है, इंटेंस डिवोटी आपको यहाँ पर पिक्चर में दिख रहे हैं। तो एक ये जो इंटेंस डिवोटी है, ये किस तरीके से अपने जो भगवान हैं उनको गाना गा के याद कर रहे हैं, उनको बुला रहे हैं। और मान लो कि जैसे इनके बैक में जो हैं वो लॉर्ड कृष्ण हैं, तो इस पर्सन के दिमाग में जो भजन के थ्रू जो वॉइस है ये अपने भगवान को पुकार रहे हैं, तो वो कृष्ण जी को पुकार रहे हैं। ऐसे आप मीराबाई को रिलेट कर सकते हो कि कितनी बड़ी भक्त थी वो कृष्ण जी की। तो इस तरीके के जो लोग थे ना, जो हमेशा भक्ति में डूबे रहते थे। कृष्ण भक्ति बहुत फेमस भक्ति हुई है, इसलिए मैंने उसी का एग्जांपल आपको बताया। कोई भी गॉड हो सकता है जिसको कोई भी मानता हो। जो जनरली सिंगर्स होते हैं वो सरस्वती की पूजा बहुत करते हैं कि उनकी जो वॉइस है उसमें मेलोडी आए और बहुत अच्छा वो गाएं, बहुत अच्छा वो परफॉर्म करें। तो सरस्वती माँ जैसे हैं वो गाने की जो देवी मानी जाती हैं, जो सिंगर्स हैं जनरली सरस्वती माँ की पूजा करते हैं। तो कोई किसी की भी पूजा कर सकता है। बात यहाँ पर ये चल रही है, जिस भी गाने से आप जिस भी भगवान को खुश करना चाहते हो, दिन भर उसको आप अगर याद करते हो, तो ऐसे म्यूज़िक को हम लोग कहते हैं मार्ग संगीत, म्यूज़िक ऑफ द गॉड। फ़ायदा क्या होगा इस म्यूज़िक से? ऐसा माना जाता है दैट यू विल अटेन सेल्वेशन, मोक्ष की प्राप्ति आपको हो जाएगी। और दूसरे फॉर्म का म्यूज़िक मैंने आपको क्या बताया, जो एक साइकिल टूटी 300 BC के आसपास, उस साइकिल के टूटने के बाद हमें यह पता लगता है मार्ग संगीत के अलावा जो दूसरा संगीत था, जो दूसरा म्यूज़िक था, वो था देसी संगीत।
देसी संगीत कुछ भी नहीं है, आज के टाइम में हम इसे फोक म्यूज़िक बोलते हैं। रीजन टू रीजन, स्टेट टू स्टेट जो अलग अलग तरह के जो गाने होते हैं, जो गानों की जो प्रथाएं हैं, जो ट्रेडिशन है कि राजस्थानी म्यूज़िक, पंजाबी म्यूज़िक, साउथ इंडियन म्यूज़िक, नॉर्थ इंडियन म्यूज़िक, नॉर्थ ईस्ट का कोई म्यूज़िक है, असम का कोई म्यूज़िक है, तो रीजन टू रीजन, स्टेट टू स्टेट, कल्चर टू कल्चर, ट्रेडिशन टू ट्रेडिशन जो म्यूज़िक जो वेरी करता है उसको हम लोग कहते हैं फोक म्यूज़िक। एक इम्पॉर्टेंट बात और, जो फोक म्यूज़िक है वो गॉड की प्रेस में हो भी सकता है लेकिन ज़्यादातर नहीं होता है। इसलिए एक चेन जो हमें टूटने को देखने को मिली थी 300 BC के आसपास, कि इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक शुरू में वॉज रिजर्व्ड ओनली फॉर द गॉड, कि भगवान को खुश करने के लिए गाया जाता था। लेकिन कुछ लोगों ने इसको ऐसा माना, नहीं हम इसे एक अपनी अलग तरीके से टोन भी दे सकते हैं, भगवान का एलिमेंट इसके अंदर मिक्स हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन अपने रीजन की कुछ लैंग्वेज, कुछ टोन, कुछ बातें, अपनी लाइफ की जो एक्टिविटी है हम उसे वो बता सकते हैं, कुछ नरेशंस, कुछ कहानियाँ हम लोग गाने की फॉर्म में बता सकते हैं। तो लोगों ने कुछ म्यूज़िक के पर्सपेक्टिव को इस तरीके से भी, दूसरे तरीके से भी प्रेजेंट करने की कोशिश करी, और इसी को हम लोग कहते थे देसी संगीत, जिसको आज के टाइम में कंटेम्प्रेरी टाइम्स में हम लोग बोलते हैं फोक म्यूज़िक। तो ये देखो लास्ट पॉइंट, 300 BC तक आते आते एक डिफरेंस इमर्ज होकर आया क्लियर वे में, कि जो एंशियंट म्यूज़िकल जो ट्रेडाइस थे, जो ग्रंथ चल रहे आ रहे थे गाने के, और ये जो एंशियंट म्यूज़िकल ट्रेडाइस की बात करी जा रही है, किसकी बात करी जा रही है, ये बात करी जा रही है वैदिक हाइम्स की। तो इसमें एक ब्रेक देखने को मिला, म्यूज़िक दो फॉर्म में डिवाइड हो गया जैसा कि मैंने आपको बताया। एक था मार्ग संगीत, म्यूज़िक ऑफ द गॉड, और दूसरा देसी संगीत, म्यूज़िक ऑफ द पीपल। तो नेक्स्ट पॉइंट भी इसी से मिलता जुलता है, वो जो मैंने आपको बताया कि जो म्यूज़िक ऑफ द पीपल था वो इवॉल्व हुआ एज अ फोक म्यूज़िक, और जो म्यूज़िक ऑफ द गॉड था, मार्ग संगीत, ठीक है, उसको ऐसा माना जाता था क्योंकि ये इतना एक पवित्र ट्रेडिशन का संगीत है गॉड की प्रेज में, और इसकी एक प्रथा है, इसकी एक ट्रेडिशन है, और उसी ट्रेडिशन को बरकरार रखने के लिए आपको एक टीचर की, एक ट्रेंड मास्टर की ज़रूरत है उस म्यूज़िक को सीखने के लिए। समझ गए आप? फोक म्यूज़िक में तो देखो कोई भी वेरिएशन लाकर अपने हिसाब से कोई गा सकता है गाना, ठीक है, आप उसमें रिदम वगैरह बनाकर आराम से उस गाने को गा सकते हो। फोक म्यूज़िक में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है मास्टर की। लेकिन जो ओरिजिनल जो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक है, जो वैदिक ट्रेडिशन से फॉलो होता हुआ चला आ रहा है, अब उस ट्रेडिशन को अगर आपको वैसे ही रखना है कि जैसे वैदिक गाने गाए जाते थे पहले, तो वो कुछ ट्रेंड मास्टर्स के द्वारा गाए जाते थे। जैसे सपोज़ करो एक टीचर है, अगर आप इसको कहो मास्टर, इनके कुछ डिसाइपल्स होंगे जिनको ये सिखाते थे इस म्यूज़िक के बारे में। अब कोई डिसाइपल है, मान लेते हैं हम लोग ABC, उसने अपने गुरु से शिक्षा ली थी म्यूज़िक की, अब वो ट्रेंड मास्टर बन गया ABC पर्सन। अब आने वाली टाइम में उसके भी कुछ डिसाइपल्स होंगे, ठीक है, अब उसमें से भी कोई जो डिसाइपल होगा XYZ, वो ट्रेंड मास्टर बनेगा और वो अपने फर्दर डिसाइपल्स को उस चीज़ का ज्ञान देगा कि म्यूज़िक गाया कैसे जाता है। तो ये माना जाता है, कुल मिलाकर बात यही है कि जो मार्ग संगीत है, म्यूज़िक ऑफ द गॉड, उसको सीखने के लिए यू शुड बी ट्रेंड बाय अ मास्टर, बाय अ प्रोफेशनल टीचर। तो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक की फील्ड में जो बहुत ही फेमस पर्सनैलिटीज़ हुई हैं, जो बहुत महान हस्तियाँ आज तक हुई हैं, उनके कुछ डिसाइपल्स थे जिन्होंने इन महान पर्सन से, फेमस पर्सनैलिटीज़ से, वो जो मार्ग संगीत था, म्यूज़िक ऑफ द गॉड, उसको सीखा और फर्दर स्प्रेड करा। जब वो लोग ट्रेंड हो गए अपने टाइम तक आते आते, और फिर जब उनके डिसाइपल्स हुए, जैसा कि मैंने आपको बताया, जनरेशन बाय जनरेशन इट शुड बी पास डाउन, बट यू नीड अ प्रोफेशनल मास्टर और अ टीचर टू लर्न मार्ग संगीत। और राइटर का उसके बाद ये बोलना है कि ये जो ट्रेडिशन है ना, कि आपको एक गुरु से सीखना पड़ता है इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक, ऐसा माना जाता है, ये परंपरा, ये ट्रेडिशन आज भी बरकरार है। कि और किसी म्यूज़िक को तो आप कहीं से सीखो चाहे ना सीखो, गिटार जैसे आप यूट्यूब से सीख जाओगे, चलो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, गिटार आपको बजाना है, आपको पियानो बजाना है, वो आप यूट्यूब से देखकर सीख लोगे। लेकिन ऐसा माना जाता है इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक की क्योंकि इतनी पवित्रता है, तो उस पवित्रता को, उस
ट्रेडिशन को उसी तरीके से कंटिन्यू करने के लिए जैसा वो पुराने ज़माने में था, उसमें हमसे कोई गलती ना हो जाए, तो हम किसी एक गुरु का सहारा ज़रूर लेंगे। और ये जो गुरु शिष्य परंपरा है ना, ये एंशियंट टाइम से बहुत ही एक फेमस परंपरा है कि मतलब आपको किसी भी चीज़ में अगर मास्टरी हासिल करनी है ना, तो आपको गुरु की ज़रूरत बहुत है। ऐसा इंडियन जो लैंड है, इंडिया का जो लैंड है, इसमें ये शुरू से परंपरा रही है, टाइम इमेमोरियल से। मतलब इस वक्त का अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता, इतने पुराने टाइम से कि आपको इसको डेट भी नहीं दे सकते हो। गुरु शिष्य परंपरा हमारी तब से चली आ रही है कि हर चीज़ में अगर इफ़ यू नीड मास्टरी, अगर आपको किसी एक्टिविटी में, किसी एक फील्ड में सक्षम होना है, इफ़ यू वांट टू गेट स्किल्ड इन दैट एक्टिविटी और दैट प्रैक्टिस, यू नीड अ मास्टर और अ प्रोफेशनल टीचर। उन्हीं की गाइडेंस में आप एक बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड, एक काबिल पर्सनैलिटी बन सकते हो उस पर्टिकुलर फील्ड में। तो यही बात हो रही है अगले 2 पॉइंट्स में मास्टर की, कि कुछ फैमिलीज़ होती है प्रीस्ट और लर्नेड मैन की। इसको हम लोग ना, वैसे जो आर्ट एंड कल्चर की बुक में है ना, उसमें हम लोग घराना बोलते हैं, कुछ घरानाज होते हैं। इधर बात नहीं करेंगे हम लोग इसके बारे में, बहुत डिटेल लेक्चर हो जाएगा। आर्ट एंड कल्चर के जब टॉपिक्स हम लोग लेंगे नितिन सिंघानिया की बुक के ऊपर, जब हम लोग वीडियो सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे, स्टार्ट करेंगे, तो उसमें हम लोग बात करेंगे। आप सिर्फ इतना समझ जाओ कि कुछ लर्नेड पर्सन्स की इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक के फील्ड में, या जैसा कि मैंने आपको बताया गुरु शिष्य परंपरा, तो कुछ गुरुज़ की ना कुछ एक जनरेशन चली आती है कि पर्टिकुलर फील्ड में, जैसे इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक के बहुत फॉर्म्स होंगे, है ना, मान लेते हैं हम लोग 3-4 फॉर्म्स हैं, ABCDE। तो जैसे ए जो फॉर्म है इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक की, उसके कुछ फेमस पर्सनैलिटीज़ होंगे, फिर बी के कुछ होंगे, सी के कुछ होंगे, तो उसको घरानास कहते हैं हम लोग। तो यहाँ पर राइटर हमें बोलते हैं कि ये जो फैमिलीज़ हैं प्रीस्ट की और लर्नेड मैन की, ये डिसाइपल्स को एनरोल करवाते हैं अपने, ताकि एक जो रेसिटेशन का जो एक ट्रेडिशन है उसको कंटिन्यू करा जा सके। और ये जो परंपरा है ये अभी प्रेजेंट देर तक आज तक सर्वाइव होती है, जहाँ पर यह माना जाता है कि अगर आपको इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक अगर सीखना है तो आपको वो किसी लर्नेड पर्सन से सीखना चाहिए, जिसको मैंने आपको बताया गुरु शिष्य परंपरा बोला जाता है। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट भी इसी से मिलता जुलता है कि जो फ्रेमवर्क है इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक का, उसको ट्रेडिशन से इस्टेब्लिश करा जाता है। ठीक है। और ये ट्रेडिशन किसके बारे में है, डैट यू नीड अ मास्टर म्यूजिशियन। ठीक है। उसके बाद अगर आप उनके डिसाइपल हो, शिष्य हो, तो आप अपने हिसाब से थोड़ा सा एक्सप्लोर और इम्प्रोवाइज़ कर सकते हो म्यूज़िक को एज इट इज़। तो देखो वो जैसे जो गुरु की जो टोन होती है या कुछ भी होती है, अब जैसे मान लो कि मैंने ये जो चीज़ है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैंने अपने कोचिंग सेंटर में ये किसी एक टीचर से सीखा। एग्जैक्ट वर्ड्स तो मैं प्रोड्यूस नहीं कर सकता ना कि जो उन्होंने मेरे को सिखाया, उन्होंने जो मेरे को सिखाया, बुक को रीड करने के बाद मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करी। ओवरऑल पिक्चर वही रहती है, लेकिन मेरे समझाने का जो टोन है या कुछ वो है, शब्द तो मेरे बदलेंगे ना। इसी तरीके से 100% जो चीज़ तो देखो कुछ भी नहीं हो सकती। मैं अगर आपको कुछ समझा रहा हूँ, अभी हम लोग ये डिस्कशन कर रहे हैं, आप जब किसी और को कुछ और बताओगे इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक के बारे में या जो भी हमने लेक्चर जो हम पढ़ते हैं, तो आपकी भी जो टोन है वो बदल जाएगी। कंटेक्स्ट आपका वही रहेगा, समझाने का तरीका वही रहेगा, वही पॉइंट पे आप बात करोगे, लेकिन जो वर्ड्स हैं, जिस तरीके से आप प्रेजेंटेशन अपनी कर रहे हो, वो बदल जाएगा। तो इसी वे में जो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक के कॉन्टेक्स्ट में या किसी भी म्यूज़िक के कॉन्टेक्स्ट में बोला जाता है कि जो आर्टिस्ट है, जो डिसाइपल्स हैं, वो अपने गुरु से सीखने के बाद उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं, उसको एक्सप्लोर करने के बाद उसमें कुछ चेंजेस भी ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करता है कि एक पर्सन की अंडरस्टैंडिंग कितनी है एक पर्टिकुलर आर्ट को लेकर। और यहाँ पर कौन से आर्ट की बात हो रही है, म्यूज़िक, और पर्टिकुलरली इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक की बात हो रही है। तो ये वाला पॉइंट तो देखो ऐसे ही पॉइंट था, दे रखा था, इसलिए डिस्कस कर लिया। इस वाले पॉइंट को लिखने का कोई यूज़ नहीं है, मतलब आंसर के अंदर। ठीक है। यूपीएससी एग्जाम के अंदर कुछ यूज़ नहीं है, आप सिर्फ इतना लिख सकते हो दैट यू नीड अ मास्टर म्यूजिशियन। पर क्योंकि मास्टर की बात ऊपर ही कर ली गई थी, तो अगर आप चाहो ना तो इन दोनों पॉइंट्स को कट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा बोला जाता है कि इंडियन जो म्यूज़िक है उसकी जो सोल है ना, वो सोल 2 चीज़ों में बसती है। एक राग, जिसको हम लोग कहते हैं मेलोडी, और दूसरा ताल, जिसको हम लोग कहते हैं रिदम। देखो राग और ताल कुछ डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं होती है समझना। ताल क्या होता है, एक रिदम के हिसाब से ही आपको गाना गाना होता है ना। जैसे आपको अपने गाने की एक टोन चेंज करनी है, कहीं पर ब्रेक लेना है, एक नया स्टैंजा, एक नई लाइन स्टार्ट करनी है,
तो एक ताल की ज़रूरत तो पड़ती है ना, जैसे ताल हम लोग, जैसे जो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक है उसमें ताल दी जाती है अलग अलग तरीके से, जैसे धा धिन दिन दिन धा धा धिन दिन दिन धा। अब ये क्या, ये ताल है। अब ये जो धा धिन दिन दिन था, इस हिसाब से अगर कोई टीचर हमें कोई सिखाएगा तो उस हिसाब से एक ये ताल है, तो ताल हमारे गाने के लिए एक बेस प्रोवाइड कर रहा है। तो जो ता धिन दिन दिन ता है, इस पर कोई पर्सन गाना गाएगा तो वो है राग। ठीक है, तो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक के स्फीयर में ऐसा माना जाता है कि बड़ी सारी राग्स हैं, ठीक है, और हर एक राग की अपनी खुद की एक क्वालिटी है। तो मैं आपको एक राग और ताल का कंबाइंड मिक्सचर करके एक मेलोडी सॉन्ग, मतलब एक सॉन्ग सुनाता हूँ मैं आपको। तो उसमें आपको राग भी मिलेगा और ताल भी मिलेगा, ध्यान से सुनना आप। तो आपने देखा होगा किस तरीके से पीछे कोई ताल दे रहा था, एक ताल जो एक रिदम थी वो फॉलो हो रही थी, और उस ताल के बेसिस पे जिसने एक फ्रेमवर्क सेट कर दिया था उसके बेसिस पे गाना गाया जा रहा था, एक मेलोडी बनाई जा रही थी जिसको हम लोग कहते हैं राग। ठीक है, तो राग एक मेलोडी गाने के लिए हमें एक फ्रेमवर्क की ज़रूरत है ताल की, और ताल के रिदम।